और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा था, और उसमें ये पूछा था कौन कौन से कितने इंटीजर टाइप है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकते हैं या हैं। आउट ऑफ ऑल फॉलोइंग आयंस कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, 1 2 3 4 कितने भी, ठीक है, इस तरह से आप ऑप्शन मानिए। तो उसमें दे रखा था एक तो Pb+2, एक Pb+4, एक Sn+2, एक Sn+4 और एक टेलीरियम+1 और कोई एक आधा और था +3। तो सारे वो केसेस दे दिए। ये क्वेश्चन क्यों मुश्किल है? आप मेरे से लेड और टिन में कंपैरिजन पूछो, मैं बता दूंगी। आप मेरे से टेलीरियम के साथ उसके ऊपर क्या आता है, टेलीरियम के ऊपर इंडियम, इंडियम थेलियम होता है ये। अच्छा, मैं ही खराब कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी। ग्रुप 13 के इसके बोरोन फैमिली के मेंबर बताओ। बोरोन, हेलियम। मेरे मुंह से टेल्यूरियम इसलिए निकल रहा है क्योंकि आज भी ऑक्सीजन स्लाइड की मैंने ना करी है कुछ ऑक्सीजन फैमिली की स्लाइड्स को, तो बार बार दिमाग में टेल्यूरियम आ रहा है, सो उसको एक्सक्यूज कर देना। अब ये आपके पास थेलियम दे रखा है। इस 5 में आपको चुनने कितने? सबसे बड़ी प्रॉब्लम अटकी हमारी कहां? देखो श्योर शॉट दो तो हैं ही, वो तो सबको दिख रहे होंगे। अच्छा, पूछा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो किसी को ऑक्सीडाइज करे, छोड़ो, जो खुद रिड्यूस हो। मेरे को वो सूट करेगा यहाँ पे, जो खुद रिड्यूस हो। ये तो रिड्यूस नहीं हो सकता भाई, मेटल है और +1 नीचे वाले का ठीक ठाक स्टेबल है, रेदर मिलता ही ढंग से नीचे वाले में है +1। ये क्यों किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके टेलीरियम या आपको थेलियम बना के देगा? सॉरी, क्यों बनाएगा? तो ये तो मैं रूल्ड आउट करती हूँ। अब प्रॉब्लम ये आती है, व्हाट अबाउट दिस? ये तो बड़ी खुशी से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसको 1 में जाना है, +1 में। तो एक तो मेरा आंसर ये डिसाइड हो गया, एक क्लियर हो गया। अब मेरे पास इधर आ जाती हूँ। अच्छा, टिन और लेड, नीचे कौन आता है? लेड। तो लेड में मुझे पता है रिड्यूस होना खुद के लिए, इसके लिए तो मजबूरी हुई हुई है, ये गलती से भी नहीं होगा। आंसर मेरा 2 आए कि 3 आए, समस्या कहां दी? कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप टिन का क्या करोगे? क्योंकि आप लोग क्या सीखते हो, सुनते हो और सोचते हो, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ रहा है और नीचे वाले मेंबर में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है और +4 की डिक्रीज हो रही है। व्हेन आई एम सेइंग इन कंपैरिजन, मैं अगर कहती हूं डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे नीचे वाला मेंबर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नो, कंपैरिजन में वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बैठे हैं नीचे। किसी मेटल के लिए मेरे को ये बोलना सूट करता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? भाई ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तुम क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड का नाम ले रहे हो, लाई क्यों रहे हो? क्योंकि मेरे को पूरे ग्रुप में कंपैरिजन करना था। तो इससे मैं क्या लर्न, आंसर इसका 2 ही दे रखा है। और हम इस समस्या में 10+2 10+4, +4 में भी तो इनर्ट पेयर इफेक्ट थोड़ा लग ही रहा था, थोड़ा, राइट? तो वो भी तो इसमें जा सकता है। मुझे कैसे पता चलेगा? इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद मुझे पता चलता है और मेरे को मेरे नोट्स में लिखना पड़ेगा। ये जब बारी आएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, सबसे नीचे वाला ही इस लायक है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन पाएगा। उससे ऊपर वाले में होगी टेंडेंसी, इसके मुकाबले इतनी कम थी कि जब शो टाइम आया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन नहीं पाया। राइट? मैं कंपैरिजन करके पहुंचती इस नतीजे पर हूं, सबसे नीचे वाले मेंबर में इनर्ट पेयर इतना इफेक्टिव था कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन पाया। सो आई रियली लाइक द क्वेश्चन। पास्ट ईयर्स में ये लेटेस्ट क्वेश्चन है कि हम इसमें जेन्युइनली गलत हो सकते हैं। ये आपको छोड़ना ही पड़ जाएगा अगर आपने कहीं ये लाइन नहीं लिखी हुई तो, कि इनर्ट पेयर की एप्लीकेशन या ग्रुप में ये लिखी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखने की बारी आई, चुनने की बारी आई, तो सबसे नीचे वाले मेंबर्स का ही इनर्ट पेयर इफेक्ट कंसिडरेबल है, इफेक्टिव है। और कंपैरिजन की आई, इन दोनों में से ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट? कंपैरिजन में तो बोल ही सकते हो, क्योंकि पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जब मेरा मन आए मैं रिड्यूसिंग एजेंट बना दूंगी, कि बोला हुआ तो है कि वो पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो मुझे लगा ये सबके साथ डिस्कस होना चाहिए। हर ग्रुप में अब ये लॉजिक लगाएंगे आप। 2 ही ग्रुप में इनर्ट पेयर इफेक्ट का ये असर आना है, बाकियों में आज से तो खत्म ही हो जाना है। तो खैर, नाइट्रोजन फैमिली जो हमारी चल रही थी, ये सब मैंने कर लिया था। प्लीज एनसीईआरटी से चेक करना, वैसे तो मेरे को चेक्ड है ये वाला, बट स्टिल अगर इसमें आपको मिले कुछ और दे रखा है तो मेरे नोट्स को करेक्ट कराइएगा।
ये भी हमने कर लिया था और हम ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्लास को क्लोज कर चुके थे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। और ये +3 और +5 की बात भी हो गई थी, सब हो गया था। देखिए इसमें भी मैंने बिस्मथ का एग्जाम्पल कोट कर रखा है, मैंने बिस्मथ से ऊपर वाला एग्जाम्पल नहीं कोट कर रखा। जब मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं तो हम ये बात सोच सकते हैं कि आपने एंटीमनी क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम्पल कोट करते वक्त मैं वो ले रही हूं जो श्योर शॉट ऐसा बिहेव कर पाता है। इसमें भी थोड़ा असर है, पर पता नहीं इतना है कि नहीं कि रिएक्शन को कन्वर्जन दे पाए, रिएक्शन को हैपनिंग दे पाए। ठीक है, सो अब मेरे पास इस स्लाइड के आगे मैं जा सकती हूँ बच्चों, यहां तक मैं, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है हम कर चुके थे। अब यहां से एक दो समस्या वाले क्वेश्चन, शायद इसके आगे भी बात हो गई थी जितना मुझे याद है, बट यहीं से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंस कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है अगर मैं आपसे बात करूं तो? 3 तो नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद आ गया इसमें एक लोन पेयर, ये किसी के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। बॉन्ड बनेंगे मैक्सिमम 4, कोवेलेंसेस 4, जैसे पिछले ग्रुप्स में देखा बोरोन की कोवेलेंस आपने देखी ली। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी यहां पर बिना पेन उठाए? अगर इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी के साथ बना लिया तो इफ आई नो द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर विच सेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग? 4 बॉन्ड का 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, थोड़ा सा खटकता है ये। 4 बॉन्ड का 5 कैसे? एक अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 है, लेकिन इसकी कोवेलेंस 4 है। आप एसर्शन रीजन में काफी देखने को मिलेगा आपको ये। हाउ या व्हाई एसर्शन में आ गया कि कोवेलेंस 4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, रीजन क्या आएगा? बिकॉज इट फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अंडरस्टूड है इसी वजह से। तो ये कोवेलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट पे आपको थोड़ा सा अब जरा बांधनी पड़ेंगी चीजें। अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट का पिक्यूलियर पार्ट लेती हूँ, ये ग्रुप सिर्फ एक वजह से याद रखा जाएगा, हाइड्राइड्स और ऑक्सीडेशन स्टेट बस। तो अब अगर इसमें मैं आऊं तो मेरे पास नाइट्रोजन की अदर देन एक्सपेक्टेड जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां से ये गड़बड़ होनी शुरू हुई। सिर्फ +3 और +5 और -3 नहीं है, हमें देखने को क्या मिलता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। मैंने भी सारे नहीं लिखे, 2-3 लिखे, पूरी एक स्लाइड आएगी जिसमें इकट्ठे सारे लिख दिए। +1 +2 +4 भी दिखाता है नाइट्रोजन। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो NH2 NP3 है। आप या तो 3 अवेलेबल कराओगे अनपेड, या जंप करा के 5 कराओगे, बस वही अब देखना है। +1 +2 +4 भी, लेकिन सिर्फ ऑक्साइड्स के साथ ही ये बेहूदगी देखने को मिली, जो हटके बिहेवियर आया। तो NO, न्यूट्रल ऑक्साइड्स के नाम पे आप NO बहुत सुनते हैं कि कुल मिला के 3 ही तो न्यूट्रल ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ये और एक आपके सामने है, और तो नाइट्रोजन के ही दोनों ऑक्साइड्स। तो न्यूट्रल ऑक्साइड हैं वो तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में ये करा चुकी हूँ। फिर भी कईयों को दिक्कत लगे तो दिस इज द टाइम इसकी बॉन्डिंग मेरे उस पे आने वाली है, स्लाइड पे मैंने सबकी बॉन्डिंग दिखानी है, कैसे बॉन्ड बनाता है। तो आप उस वक्त देखेंगे, क्योंकि अगर आपसे गलती होती है ना, जब जब आप सारा सिलेबस कंबाइन करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कहीं हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को बहुत ज्यादा जगह दी ही नहीं, ऑड इलेक्ट्रॉन में एक आधा उठा के दे दिया आपको, वो जगह मिल गई इसको। सो नाइट्रोजन के 5 या 6 जो ऑक्साइड्स हैं उसकी सबकी बॉन्डिंग में एक साथ लूंगी, वहां भी उलझना मत। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +1 +4, ये क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको रेडॉक्स नहीं रिवाइज कराऊंगी, कहीं वो आप सोच रहे हो रिवाइज होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट सारी इस चैप्टर में मैं ले रही हूँ, और मैं E0 सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ले चुकी हूँ। रेडॉक्स में बैलेंसिंग कॉम्पिटिशन्स में आती नहीं है, वो जो भी आती है रेडॉक्स टाइट्रेशन के थ्रू मैं आपको करा दूंगी, बट रेडॉक्स रिवीजन का हिस्सा नहीं होगा। सो अब मेरे पास ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में इसकी, तो बाकी तो फिर कोई मेरे से पूछे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, लेट्स मेक अ लिस्ट। -3 0 +1, अच्छा +3 तो होती है, +4 +2 भी गया, +3 भी गया, +4 आ गया, +5 अभी मैंने कोवेलेंस और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते वक्त दिखा दिया। तो -3 के बाद 0 के बाद सारी पॉसिबिलिटी आ गई इसके अंदर। इसी तरह से फास्फोरस में भी क्या ऐसा होता है, इसी का एनामोलस बिहेवियर है, क्योंकि ये तो कुछ भी कर सकता है। फास्फोरस में देखूं वहां भी सेम कहानी है, +2 नहीं मिला, बट +1 और +4 मिला ऑक्सा एसिड्स में। अभी कुछ भी मत सोचना है क्या लिखा है, ऑक्सा एसिड्स की एक अलग स्लाइड है, सारे ऑक्सा एसिड की लिस्ट, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट, सबकी बॉन्डिंग, और अगर हाइब्रिडाइजेशन का मौका मिला तो वो भी। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अगर मैं समराइज करूं तो नाइट्रोजन की तो जब दबा के वैरायटी है,
फास्फोरस में भी ठीक ठाक वैरायटी मेरे को मिल जाएगी ऑक्सा एसिड्स में। तो ये तो हुई वो इन्फॉर्मेशन जो नोट करने की जरूरत नहीं, इन पे पूरा पूरा टॉपिक डेडिकेटेड है अभी। जब मैं आती हूं अकेले, अब कुछ नाइट्रोजन के केसेस को लेके बात करते हैं। मैंने नाइट्रोजन में ये देखा ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्प्रपोर्शनेट। ये भी रेडॉक्स में ही पढ़ते हो। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है? सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, खुद का खुद ही कर रहा है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में नाइट्रोजन की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट पार्टिसिपेट कर सकती हैं फ्रॉम +1 टू +4। ये कोई बहुत बढ़िया लाइन नहीं लिखी मैंने कि ये क्या बात हुई फ्रॉम दिस टू दिस, यानी मैंने -3 भी छोड़ दिया और मैंने +5 भी छोड़ दिया। अब उसको समझते हैं। नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वी हैव डिस्कस +5, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3। कैसे? ये देखिए, 3 तो ये बॉन्ड बनेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो +5 आ जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए सामने प्रोटॉन भी आ सकता है, सामने कोई और लुईस एसिड BF3 भी आ सकता है, BCl3 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। अब डिस्प्रपोर्शनेशन को शो करते हैं। HNO2, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगी? अगर आप एल्जेब्रिक मेथड से तुरंत अपने दिमाग से भी निकालना चाहें तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। यहां आके दिमाग चलाना ही आपका प्रायोरिटी है। तो नाइट्रोजन पे +3 क्यों आया? मैं एल्जेब्रिक मेथड से कर लेती हूँ। +1 + x - 4 = 0। वेरी क्लियर, x कितना आएगा? +3। जब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो हमें पता है वो +5 में भी जा सकता है और लुढ़क के नीचे +2, +1, 0, -3 किसी में भी जा सकता है। तो ऐसे स्पीशीज जिनकी दोनों साइड ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट हो सकते हैं। तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होके एक तो गया +5 में और एक किस में गया? +2 में। -3 जरूरी नहीं है, वो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए कि सीधा कोई +3 से -3 में जाए। 6 इलेक्ट्रॉन, ये काम करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए मुझे। सो डिस्प्रपोर्शनेशन का सिग्निफिकेंस आपको यहां दिखाया कैसे। इसी तरह से फास्फोरस की भी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्प्रपोर्शनेट हो सकती हैं बिटवीन +1 टू +5। पता नहीं मैंने +5 क्यों लिखा है, कोई हेल्प कर सकता है इसमें मेरी? मैंने +5 कैसे लिख दिया? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, डिस्प्रपोर्शनेट। अगर एसर्शन रीजन में स्टेटमेंट आ गई, या नॉर्मली नीट वालों को पूछूं तो 2 स्टेटमेंट आ गई और पूछ लिया इनमें से कौन सी करेक्ट है, हाउ कैन आई राइट +5? +5 से ऊपर तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ही नहीं है। स्टेटमेंट पढ़ना क्लियरली, ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रपोर्शनेट बिटवीन +1 एंड +5। ऐसे गंदे आते हैं एसर्शन रीजन कि आप उस वक्त सोचते हो +1 टू +5, यार +5 कैसे डिस्प्रपोर्शनेट हो सकती है? वो ऑक्सीडाइज होके +6 में तो जा ही नहीं सकती, इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं है। तो ये नहीं कहा कि +5 डिस्प्रपोर्शनेट होगी, बिटवीन। बिटवीन मतलब +2, +3, +4 जो आएंगे वो डिस्प्रपोर्शनेट हो सकते हैं। ये लाइन मेरे को लास्ट ईयर एक एसर्शन रीजन में मिली थी, तो मैंने यहां डाल ली कि आदत रहे बच्चों को। हो तो यही रहा है कि जितनी सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ा रहे हैं उतनी सिंपल लैंग्वेज में हम पूछ नहीं रहे। दिक्कत तो यही आ रही है कि उस वक्त लैंग्वेज नहीं समझ आ रही। सो आई होप अब डीपीपी कर रहे हैं आप तो आपको वो भी चीजें पता लग रही होंगी कि क्वेश्चन इतने आसान है नहीं जितने दिखने में लग रहे हैं। आपको थोड़ा फोकस चाहिए। सो अब आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों रेजिस्ट करती है डिस्प्रपोर्शनेशन की साइड? एनी इनपुट? क्यों करने का? अगर मैं कहूं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में डिस्प्रपोर्शनेशन +3, नाइट्रोजन तो लपक के गया, क्यों ये रेजिस्ट करेगा? ऑल दो हिंट नीचे है बट फिर भी यस, डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कि मैं आप लोगों से इसलिए नहीं बुलवा रही कि आपको आता नहीं है तो, और मैं बताना चाह रही हूँ बोलने से याद होता है बस, कि आप लोग अगर बोल लेते हो तो याद हो जाता है। तो नीचे वाले मेंबर +5 में जाने में थोड़ा हेजिटेट करना शुरू कर देते हैं। तो +3 से शायद +2 तो चला जाए, +3 से +5 जाने में उसको पेट में दर्द होगा या उसको हाई एनर्जी की डिमांड होगी जो फीजिबिलिटी बहुत पुअर कर देती है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन के साथ साथ आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स की हैबिट पड़ गई बच्चों। चलिए, अब आ जाता है इसके बाद एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। अभी मैं और भी ट्रेंड्स लूंगी लेकिन एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज में एनामोलस प्रॉपर्टीज क्या थी? क्वेश्चंस इससे बड़े प्यारे निकल के आते हैं। N2 गैस है, बाकी सारे सॉलिड्स हैं। क्यों भाई? क्योंकि सिर्फ N2 के अंदर ही
पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी की वजह से डिस्क्रीट N2 यूनिट्स थी। ये एसर्शन रीजन में वर्ड पकड़ा जा सकता है, डिस्क्रीट यूनिट, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? अलग अलग, विद देयर ओन बाउंड्री। छोटे छोटे डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं N2 के, डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, और उनके बीच में, दो यूनिट्स के बीच में कौन सा फोर्स लगता है लास्ट क्लास? वेंडरवॉल फोर्स। और ये क्योंकि नॉन पोलर है तो लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। ये फोर्सेस इतने वीक हैं कि रूम टेम्परेचर पे N2 को लिक्विड भी नहीं बांधा जा सका, सॉलिड तो भूल जाइए, N2 इज गैस। बट फॉस्फोरस में क्योंकि लास्ट क्लास पी पाई बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। पी पाई बॉन्ड पॉसिबल है क्या नहीं है वो तो अब आप लास्ट क्लास में ठीक ठाक डिस्कशन हम लोग कर ही चुके हैं। तो उस वजह से वो कैसे एग्जिस्ट करता है? टेट्राहेड्रल P4 यूनिट्स। लास्ट क्लास में जल्दबाजी में हुई थी चीज, तो टेट्राहेड्रल वर्ड का ध्यान रखिएगा कि फॉस्फोरस इस तरह से एग्जिस्ट करता है। टेट्राहेड्रल डिस्क्रीट यूनिट्स, ठीक है, टेट्राहेड्रल यूनिट्स। इनका सरफेस एरिया इतना ज्यादा, लंडन फोर्सेस स्ट्रांग, जिसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में आ गया मेरे पास। N ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड एंथैल्पी इज वेरी हाई। आपकी एनसीईआरटी इसकी वैल्यू देती है उस टेबल में। यहां से लास्ट क्लास से आगे बढ़ गई मैं। बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, जिसको तोड़ने के लिए या तो जो बिजली कड़कती है, राइट, स्टॉर्म के साथ, राइट, जो लाइटनिंग होती है थंडर स्टॉर्म के साथ, उस लाइटनिंग की वजह से एटमॉस्फेयर में जो N278% है वो ब्रेक होती है, या लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो इसको फिक्स कर पाता है। तो हम लोगों को जो प्रोटीन के लिए या अमीनो एसिड के, नाइट्रोजन के लिए किस पे डिपेंड करना पड़ता है? इकलौता एक सोर्स है, दैट इज लेग्यूमिनस फूड सारा। तो ये बॉन्ड तोड़ने का अभी तक इंसान के पास तरीका नहीं आया, वरना हमने 78% नाइट्रोजन भी नहीं छोड़ी होती, निकाल ली होती वो। सो ये बॉन्ड एंथैल्पी आई एम नॉट सेइंग हाईएस्ट है। अगर किसी ने केमिकल बॉन्डिंग के पिछले साल के नोट्स पढ़े हो, जो पीडीएफ में अपलोड करती हूँ वो पढ़ा हो, तो मैंने लिखवाया हुआ है कौन सा ट्रिपल बॉन्ड ऑन अर्थ इज स्ट्रॉन्गेस्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। आई कैन बी रॉन्ग हेयर, मेरे को शायद पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाएगा, मैं बता दूंगी, लेकिन ये केमिकल बॉन्डिंग में आप ढूंढिए, हर जगह मिलेगा आपको कौन सा ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। N2 नहीं। ये तो फिर भी राइजोबियम तो तोड़ देता है इसको, पता नहीं उसको कोई और भी तोड़ पाता है कि नहीं। सो एक बार ये करिएगा, मुझे स्ट्राइक कर गया तो मैंने पूछ लिया। एनीवेज, अब आ जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड की बात तो हो गई। ये बॉन्ड एंथैल्पी थोड़ा सा ध्यान में रखना, रेंज क्या है, आई एम नॉट सेइंग की वैल्यू याद रखिए। सिंगल बॉन्ड, ये भी बात हो गई थी कि नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं है एज कंपेयर टू कार्बन का सिंगल बॉन्ड, क्योंकि उसके अंदर लोन पेयर आ गए। इसीलिए मैंने कहा था नाइट्रोजन तो कैटिनेट कर ही नहीं सकता, वीक होगा इसका बॉन्ड। कैटिनेट कार्बन कर सकता है, लेकिन क्या फॉस्फोरस कैटिनेट कर सकता है? यस, क्योंकि इसके लोन पेयर थोड़े थोड़े दूर हो गए। ऐसे कैसे आपने कह दिया कैटिनेट कर सकता है? ये कैटिनेशन ही तो है, नेचर में सबूत ही दे दिया। और फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म और भी है, तो इसका मतलब कैटिनेशन बड़ा होगा, तभी तो क्रिस्टल और बने। P4 के रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, ये सारी फॉस्फोरस क्यों निकल के आई? कैटिनेशन की वजह से। तो कैटिनेशन की टेंडेंसी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में सीधे तौर पे एक ही बात की वजह से है। देखिए, कैटिनेशन इज वीकर इन नाइट्रोजन एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। व्हाई? एसर्शन रीजन अगेन, बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन। आई होप ये हम समझ पाएंगे। इसमें लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड बनते ही काफी वीक रहा। सो कैटिनेशन भी डिस्कस हुआ। नाइट्रोजन के एनामोलस, ये एनामोलस बिहेवियर हम नॉर्मल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज में बात कर रहे हैं। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, तो ये अपने कोवेलेंस को 4 से ऊपर बढ़ा नहीं सकता, 5 ये कर नहीं सकता। NCl5 कैनॉट एग्जिस्ट वेयर एज PCl5 कैन एग्जिस्ट। फॉस्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंस 6 है। मैंने लास्ट ग्रुप में भी कहा था कहीं कोवेलेंस 6 से ऊपर आए तो बताना। आई नो IF7 आपने बताया था, उसके अलावा कहीं मिले तो जरूर हम उसको बात करेंगे। नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा हटके है, ध्यान से देखना, अगेन केमिकल बॉन्डिंग पार्ट है। अब कोई मेरे को कहता है फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड हैं, ठीक है, क्वेश्चन हटके है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है।
तो कोई कहता है नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। भाई ये क्या बात हुई? जो पहले लिखा है ना वो नाइट्रोजन पे लिखा है मैंने, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो वाकई में डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन उस वक्त हिट नहीं करती समटाइम ये बात। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। पीओ और ये आर है 3CH3, POCH3 whole thrice exist, whereas NOCH3 whole thrice do not exist. Of course, इसके पास vacant d orbital है नहीं, तो ये ऑक्सीजन के 2p के साथ फॉस्फोरस का 3d तो पाई बॉन्ड बना लेता है, लेकिन ऑक्सीजन के 2p के साथ नाइट्रोजन का डी है कहां जो पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये स्टेटमेंट पढ़ के हिट नहीं होती ये बात। आप तो कहते हो पी तो है, नाइट्रोजन के पास पी ऑर्बिटल तो मौजूद ही है, बट ये ध्यान रखिएगा ये काफी गलत होने वाला क्वेश्चन है जरा सा, कि नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन ही नहीं सकते, अब तुम यहाँ पे फिनाइल दे दो मेरे को, या एल्काइल दे दो, या कुछ भी दे दो। क्लियर है सबको ये? या PCl5 आयोनिक है कि कोवेलेंट है? क्यों? क्यों विनीता तुम दे दोगी? हाँ अब बिल्कुल सही, +5 है उसके आगे, राइट? पहली सीढ़ी तो सही पकड़ी, +5 का क्या करूं मैं? यस सानवी, फजांस रूल। जैसे ही तुमने फजांस रूल बोल दिया बैंग ऑन, मैं आगे पूछूंगी भी नहीं। ज्यादा चार्ज मतलब ज्यादा कोवेलेंट। लास्ट क्लास में बोला था छोड़ूंगी नहीं जब तक आदत नहीं पड़ेगी। हर बार 2-3 मिल जाते हैं जो कहाँ कहाँ सोचते हैं, जब तक एकदम से क्रिस्प नहीं आएगा ना कि बस करो मैम हो गया, तब तक नहीं छोड़ूंगी। +5 है, इतनी हाई पोलराइजेशन होगी, यस इट इज कोवेलेंट। अब ये काफी मिलने वाला है क्वेश्चन आपको, पी ब्लॉक में या केमिकल बॉन्डिंग में कहीं भी मिल सकता है, पास्ट ईयर्स में या अदर बुक्स में या मेरी डीपीपी में। PCl5 एग्जिस्ट एज सॉलिड। भाई कोवेलेंट है तो गैस होनी चाहिए रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड कैसे? क्योंकि PCl5 में खास बात क्या होती है, फास्फोरस अपना कोवेलेंस बढ़ा सकता है, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो PCl5 की एक यूनिट PCl5 की दूसरी यूनिट से एक Cl नेगेटिव उधार ले लेती है, एंड बाय चांस दे फॉर्म एनायन एंड कैटायन। जैसे ही वो एनायन कैटायन बना लेंगे, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप कम्स बिटवीन देम? आयोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस व्हिच इज वेरी वेरी स्ट्रांग बिकम्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड। तो ये पूछा जाता है PCl5 is gas, but when we freeze it, when solid PCl5 exists as cation and anion, and that is only possible due to vacant d orbitals. तो जब हम केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन या कुछ ऐसी चीज को फंसा के पूछेंगे आपसे, तब आपको ये आना चाहिए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप दोगे जब पढ़ोगे इसको, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन और इसकी हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होगी, राइट? वो आप शॉर्टकट से निकालना, ये आपकी मेहनत होगी। तो एक ये चीज याद रखिएगा कि ऐसा होता है। अब जो मेरे को क्वेश्चन था, इफ देयर इज एनायन जिसकी ज्योमेट्री है सीसॉ, उसके कैटायन की क्या होगी? अब सीसॉ ज्योमेट्री, इट इज वेरी क्लियर, लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव डिस्कस, सीसॉ ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल से पैदा होती है, किसी और ज्योमेट्री से ये नहीं आ सकती। अब जब मैं कह रही हूं सीसॉ है, इसका मतलब सर्टेनली एक तो लोन पेयर होगा, अगलों ने कुछ और बता ही नहीं रखा, सीसॉ क्योंकि आती है इससे, और सीसॉ की होती हैं 4 लाइनें, 4 लाइनें हैं तो 4 बॉन्ड हैं। लेकिन उन्होंने कहा एनायन, तो यहां पर कुछ लगा होगा एक्स, यहां पर कुछ होगा एक्स, और यहां पर कुछ होगा एस। ये जो एनायन है ये चार्ज कैसे आता है किसी चीज पे? PCl3 लेती हूँ, सॉरी। अगर मैं कहूं PCl3 है और ये एक Cl नेगेटिव को अपने पास आने देता है, तो ज्योमेट्री क्या बना या कंपाउंड क्या बनाएगा? PCl4 नेगेटिव। एनायन का मतलब तो ये नहीं कि पूरा बॉन्ड किसी से उधार ले लिया। अब आप कहोगे एनायन है, बॉन्ड तो भाई उसके अंदर 4 हैं, कैसे जस्टिफाई करूं मैं? तो ये नेगेटिव चार्ज यहां लगा के लोग इसको लोन पेयर सोच लेते हैं। सोच लो, उससे कोई नुकसान नहीं है, कोई क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, बट इतना समझ लेना 4 बॉन्ड उसके अंदर हैं। अगर सीसॉ है तो एक बॉन्ड वो वाला है जो एनायनिक है, इसको मत एनायनिक सोच लेना बस। कि जो आप कह रहे हो कि सीसॉ शेप है AB4 की, वो जो लोन पेयर है वही तो एनायन नहीं है, नो।
एनायन अलग से है, लोन पेयर अलग से है, क्योंकि सीसॉ ज्योमेट्री का मतलब है एक लोन पेयर अपने आप इक्वेटोरियल पे आया होगा तब सीसॉ बना होगा, और वो एक एनायन है, मतलब एक जगह यहां पर अभी एक बॉन्ड पेयर है जो कि शायद वो H या Cl अपना छोड़ के बाहर चला गया। एनायन कैसे बनता है? कोई अपना बॉन्ड छोड़ के चला जाए, मींस इट इज अ बॉन्ड पेयर। उस क्वेश्चन में पूछा था कैटायन की ज्योमेट्री क्या हो। कैटायन की ज्योमेट्री के लिए हम भी क्वेश्चन पेपर जब प्रूफ रीड कर रहे थे तो आई वॉज डिस्कसिंग इट विद वैशाली मैम। वैशाली मैम केम टू मी कि ये क्वेश्चन गलत है मैम, किसी भी तरह से इसकी ज्योमेट्री नहीं आ सकती। सो वी डिस्कस्ड, भाई एनायन हटाओगे तो न्यूट्रल बनेगा। आपने एनायन हटाया, एनायन हटाते ही नेगेटिव चार्ज हटाते ही क्या सोच रहे थे? कैटायन है, इसकी तो टी शेप आनी चाहिए थी, और आपने ऑप्शन में टी शेप नहीं दिया। तो जब मैं ये बॉन्ड उड़ा दूंगी कि है ही नहीं, न्यूट्रल हो गया, पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैटायन। अब कैटायन बनाना है मतलब एक बॉन्ड और उड़ाना है, मुझे ये उड़ाना पड़ेगा। क्या बचा? अगला सवाल, आपने चुन के ये दो उड़ाए क्योंकि आपको आंसर पता था। आप ये और ये उड़ाओ, मैं ये और ये उड़ा दूंगी, दो बॉन्ड की शेप क्या आएगी? मुड़ मुड़ के तो लीनियर ही आएगी। जब बचेंगे ही दो बॉन्ड, वो किधर जाएंगे? वो यहां पर इस ज्योमेट्री के हिसाब से लीनियर जाएंगे। और माने लास्ट पार्ट ऑफ ग्रुप 15 एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट जिसमें आपको बहुत मजा आएगा, दैट इज रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। सारा केमिकल बॉन्डिंग है, अगर केमिकल बॉन्डिंग रिपीट ना कराना होता तो मैंने ये नहीं लेना था। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, इस ग्रुप का एलिमेंट नाइट्रोजन ऑनवर्ड्स, राइट, नाइट्रोजन फॉस्फोरस टिल एंड। हाइड्रोजन के साथ एक ही तरीके से रिएक्ट करेंगे, NH3, PH3, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबके। जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो उसमें नाम दे रखे हैं, अमोनिया, PH3 का नाम फॉस्फीन, और टिल BiH3 बिस्मुथीन, राइट। अमोनिया से लेके बिस्मुथीन, BiH3 को बोलते हैं बिस्मुथीन, राइट। PH3 को फॉस्जीन नहीं बोलते, वो अलग है, POCl3, फॉस्फीन बोलते हैं, राइट। तो ये नाम आपको अब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, बट हम जरा लॉजिक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इन हाइड्राइड्स की आगे आने वाले तीनों ग्रुप्स में टिल हेलोजन, अगले ग्रुप में मैं सेम टू सिमिलर टू प्रीवियस फैमिली लिखूंगी इस पे, और आपसे जिससे पूछना होगा रिवाइज कराने के लिए उससे पूछ लूंगी। यहां पढ़ा रही हूं, EH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बताती है थर्मल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को एक्चुअली में हमने छोटा कर दिया, स्टेबिलिटी बोलते रहते हैं हर वक्त। जहां भी मैं स्टेबिलिटी वर्ड यूज करती हूँ उसका मतलब होता है आई एम टॉकिंग अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी। ये कितनी हीट झेल सकता है। जितना अच्छा बॉन्ड है, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा है, आज तक यही बोलते आए थे। अब ध्यान रखना, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उतना ही थर्मली ज्यादा स्टेबल है, वो हीट को बर्दाश्त कर सकता है। तो अब मेरे से कोई पूछे अमोनिया से लेके बिस्मुथीन तक किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है? ऑफ कोर्स इसकी। साइज कंपैटिबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो 2p और 1s में बना है या 3p और 1s में बना है। जैसे जैसे साइज सेंट्रल एटम का बढ़ता गया, बॉन्ड वीक होता गया, तो थर्मल स्टेबिलिटी, डिसोसिएशन एंथैल्पी, एक ही बात है कि डिसोसिएशन एंथैल्पी जिसकी जितनी ज्यादा, डिसोसिएट करने में एनर्जी जितनी ज्यादा लगेगी, वो उतना ही ज्यादा झेल पाया, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हुआ। तो ये तो थर्मल स्टेबिलिटी का। तो अब सारी प्रॉपर्टीज इस पे आगे डिसाइड होंगी। किसका हाइड्रोजन प्रभाव पहले टूट के निकलने को तैयार होगा इन पांचों में से? किसका हाइड्रोजन टूट के बाहर आने को सबसे जल्दी तैयार है? BiH3, हो सके तो बिस्मुथीन बोलिए। हेलोजन फैमिली जो अगली होगी उसमें मैं ऐसे ही HF, HCl, HBr, HI पूछूंगी किसका हाइड्रोजन सबसे पहले निकलेगा। HI तो वैसे भी आपको पता है, बॉन्ड इनकम्पैटिबल, साइज इनकम्पैटिबल से बहुत जल्दी टूट जाता है। सेम चलेगा अगले तीनों में। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बच्चों किस पे डिपेंड करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगेन केमिकल बॉन्डिंग में मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सिमिलर ट्रेंड आपको दिया था, लेकिन तब मैंने कहा था इसका अच्छा डिटेल पी ब्लॉक में ले लूंगी, टेस्टफुल, क्योंकि आपको तब बहुत कुछ और करना था। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो सारे यहां जो रटने वाले थे वो यहां लेते हैं। होना किसका सबसे ज्यादा चाहिए? एज एक्सपेक्टेड अमोनिया का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था। अब यहां पर कुछ नया पढ़ा रही हूं, तो जो लोग भी थोड़ा सा भी सुस्ता रहे हैं, ये आखिरी बार है, ध्यान से। मैं आपको बात करना चाह रही हूं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, दोनों के बारे में। NH3, सॉरी अमोनिया, फॉस्फीन, और उसके बाद टिल बिस्मुथीन। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूं एनामोलस बिहेवियर में? अमोनिया को तो साइड पे रख दो, ये तो सबसे आगे आ ही गया।
व्हाट हैपन टू अदर्स, राइट। फास्फोरस के से लेकर बिस्मथ तक के हाइड्राइड्स का क्या होगा? इनमें किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहां पे कौन गाइड करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को? वैन फोर्सेस भी सारे डाइपोल डाइपोल हैं, ठीक है। मैंने कहा कौन गाइड करेगा, मींस कौन डिसाइड करेगा किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका कम? साइज, सरफेस एरिया। वेंडरवॉल फोर्सेस एक्ट ऑन सरफेस एरिया। अगर इस ग्रुप में अमोनिया नहीं होता पारस, तो किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता? ट्रेंड लिखा है, ट्रेंड लिखी की कोई वैल्यू नहीं है, 2 दिन में भूल जाते हैं। लॉजिक अगर पता हो बिस्मुथीन का, तो अमोनिया के बाद सीधे कौन आया? बिस्मुथीन। तो हो गया ना अमोनिया का एनामोलस बिहेवियर, कि आउट ऑफ द वे सबसे ऊपर चला गया बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में, शायद देखते हैं अभी तो। सो पहले क्योंकि मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रही हूं, तो मैं वहीं फोकस रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कुछ और गड़बड़े भी आएंगी। सो वाई अमोनिया इज हाईएस्ट, और उसके बाद बिस्मुथीन इज हाईएस्ट, राइट। फिर एंटीमनी, फिर आर्सेनिक, फिर फॉस्फीन, इनके हाइड्राइड्स, और फिर फॉस्फीन। एनसीईआरटी ने इनके नाम नहीं दिए, इसलिए मेरे को भी नाम पता नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं रही। तो फॉस्फीन का सबसे कम। अच्छा, कोई मुझसे पूछ ले कौन से वेंडरवॉल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये तो पूरे ही पोलर हैं, सारे के सारे पोलर हैं। पोलर होने की वजह क्या है? ये 3 डायपोल मोमेंट, 3 बॉन्ड पोलर, और ऊपर से लोन पेयर, सारे एक डायरेक्शन में हैं, तो अमोनिया पोलर इसीलिए था। तो सारे ही पोलर होंगे, ठीक है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी वीक हो रहा है, बट है तो डायपोल डायपोल ही। तो सरफेस एरिया पे दूसरा आंसर आ गया, लिख रखिए हिंट। बॉइलिंग पॉइंट में बिल्कुल सिमिलर नहीं हुआ, क्यों? अंदाजा, तुक्का, गैस। इनऑर्गेनिक में रहते हुए आपका आज गैस क्या आता है इसमें? नवनीत करना कोशिश, लास्ट क्लास में एब्सेंट थे नवनीत, वजह कहाँ थे? भाई दिवाली इतनी लंबी नहीं मननी चाहिए, तुमने फायरवर्क मिस कर दिए लास्ट क्लास के। भाई तुम लोगों के पेरेंट्स के बहुतों के फोन आए कल, मेरा तो गला खत्म हो गया कल रात तक। आप एनॉयड हो, मैं एनॉयड नहीं हूं, मैं डिसअपॉइंटेड हूं। और प्लान करके फायर किया आपको पिछली क्लास में। ये हर साल का है, पूछ लेना हम अपने सीनियर से। पहले माइनर टेस्ट में जब लुढ़कते हैं तो थोड़ा सा होश दिलाना पड़ता है कि बेटा इट्स नॉट लॉलीपॉप, पढ़ना पड़ता है। तो नवनीत, अब बाहर जाना वाना अगर कोई फैमिली की मजबूरी ऐसी है जिसमें तुम्हें नहीं अवॉइड किया जा सकता, तब तो बात अलग है। बट अब अपने आप को फैमिली के गृहस्थ लोगों के कामों से साइड पे कर लो, पापा मम्मी के कामों से, ठीक है? इट्स नॉट अ गुड डिसीजन जी। क्या गेस दोगे? नहीं करता है, क्या बात कर रहे हो? वाटर का बॉइलिंग, वाटर लिक्विड क्यों है? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। H2S यहाँ रुक नहीं सकता, गैस गैस बनेगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सब कुछ सेम है दोनों में। वैंडरवॉल फोर्सेस यहाँ भी सरफेस एरिया पे डिपेंड करेंगे, वरना पीएच3 सबसे पीछे क्यों था? एक ही तो थोड़ा सा बिहेवियर अटका है। तो तुम लोग उस एक के लिए मत सोचो, तुम सोचो और कौन सा फैक्टर है जो इन दोनों में कंसिडर करना चाहिए था, हमने अभी बात नहीं करी। हाँ, ज्योमेट्री सेम होगी। पिरामिडल, पैकिंग, तो ज्योमेट्री नहीं, पैकिंग, एब्सोल्युटली गुड। मैं उम्मीद नहीं कर रही थी किसी से आएगा। जब आप मेल्टिंग की बात करते हैं तो सॉलिड का लैटिस भी मायने रखता है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, बट पैकिंग कितनी अच्छी है। पैकिंग फैक्टर्स क्यों, उसके आगे नहीं जाएंगे। पैकिंग फैक्टर्स ऐसे आ गए कि बिस्मुथीन की पैकिंग थोड़ी बढ़िया निकली, तो उसका बॉइल मेल्टिंग पॉइंट जो है, हमने वहां पर नहीं देखा। बढ़िया निकली बोल रही हूँ, सॉरी। पैकिंग किसकी सबसे अच्छी निकली? अमोनिया की, इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों भाई अमोनिया की पैकिंग सबसे अच्छी क्यों होगी? छोटा, जितना छोटा उतनी इफेक्टिव पैकिंग, उतना ही वॉइड कम छूटेगा। यहां पर पैकिंग का फैक्टर आया नहीं, सिर्फ सरफेस एरिया का फैक्टर रहा। सरफेस एरिया इसका ना इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि ये अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्ड को डोमिनेट कर गया। नो बडी विल आस्क यू वाई। वाई आई एम गिविंग यू वाई, मुझे एक तो आता है, और दूसरा डाउट सेशन में तुम ये पूछने ना आओ। ये एनसीईआरटी के उस टेबल में दिया है, आपको पता होना चाहिए। डिस्कशन से थोड़ा याद रहता है कि नाइट्रोजन फैमिली में हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बिहेवियर सेम नहीं है। सेम नहीं है तो आपको पर्चे पे लिखना पड़ेगा, और पर्चे पे लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है? हाँ जी, बाद में है, सॉरी।
बाद में है, यस, यही मैं बोलना चाह रही हूँ, मैंने कुछ गलत बोल दिया? एंटीमनी के बाद में एनसीईआरटी में, प्लीज एक बार बाकी लोग भी चेक करें, मैं भी करेक्ट करूं, मैं भी चेक करती हूँ, पुरानी नई एनसीईआरटी का फर्क कुछ ना हो, ये तो अभी देखना पड़ेगा मुझे, क्यों लिखा है फिर मैंने ऐसा अमोनिया का एंटीमनी के बाद में, लेट मी चेक। अरे पुरानी एनसीईआरटी में भी दो एडिशन है, एक करेक्शन के साथ, एक विदाउट करेक्शन के साथ, इतना आसान थोड़ी छोड़ रखा है हम लोगों के लिए काम। हाइड्राइड्स का मैं बोल रही हूँ चेक करना बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है बिस्मुथीन का, उसके बाद है एंटीमनी का, उसके बाद है अमोनिया का, करेक्ट, बिल्कुल सही। क्या बात हो रही है भाई, केमिस्ट्री के अलावा कोई बात करनी है तो निकल जाओ यहां से। अच्छा, बॉन्ड एंगल, ये तो बॉन्डिंग में हमने खूब कर लिया, बट लेट्स रिवाइज। जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाते हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, इसको मैंने काफी इफेक्टिवली बॉन्डिंग में डिस्कस किया है। कैन आई स्किप इट, कि क्यों कर सकती हूँ स्किप? चलिए, अब आ जाता है लास्ट दो चीज हाइड्राइड्स के लिए। ऊपर देखिए क्या स्लाइड पे लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट, मैं आपसे आंसर पूछ भी चुकी हूं इसका। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? देखिए कोई रैंडमली आपसे पूछता है ना रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप क्या कहते हैं? जो खुद ऑक्सीडाइज हो सके, राइट, जो कि किसी को इलेक्ट्रॉन दे सके। सिर्फ हाइड्राइड्स के केस में रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन ये वाली कामयाब नहीं है। आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आप लोग बचपन में क्लास 10th में इस हिसाब से करते थे कि टेंडेंसी टू हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो रिडक्शन कहते थे, ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ऑक्सीडेशन कहते थे। हाइड्राइड्स के लिए अभी भी आप रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर आए क्वेश्चन तो प्लीज लुईस कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे सिर्फ हाइड्राइड्स के लिए, कि हमें तो इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमें तो इलेक्ट्रॉन लूज कराने, एक्सेप्ट कराने थे, कुछ कराना था, नो। रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ हाइड्राइड्स के केस में क्या होगा? किसी को हाइड्रोजन देना। और कौन सबसे जल्दी हाइड्रोजन दे देगा अभी आप लोगों ने देखा, तो तीनों फैमिलीज में ये पूछा जाएगा, HI सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा हेलोजन फैमिली में। इस फैमिली में कौन है? बिस्मुथीन। अगली फैमिली में कौन होगा? सबसे नीचे वाला मेंबर जो भी आप देखेंगे टेलीरियम है, वैसे मैं आज काफी बार बोल चुकी हूँ, पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है, बट यस रिड्यूसिंग एजेंट डिट्टो कॉपी अगले दो ग्रुप्स में जाएगा। लास्ट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये है वो चीज जो थर्मोडायनेमिक्स में हमें काम आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ अमोनिया एक ऐसी चीज है यहां पर जो बनते हुए एनर्जी को रिलीज कर रहा है, फेवरेबल है, मींस एनर्जी ये एक्सोथर्मिक है। बाकी सारे के सारे हाइड्राइड्स बनने के लिए एनर्जी मांगते हैं, एंडोथर्मिक है। ये एनसीईआरटी में दे रखी है वैल्यूज, इसीलिए मैं यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव लाई हूं, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं था। तो यहाँ पे हाइड्राइड्स खत्म। अब बस दो ही इसकी, तीन ही है केमिकल प्रॉपर्टीज, हैलाइड्स तो आपका सारा होमवर्क जाएगा क्योंकि कुछ खास है नहीं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्साइड सारा पिछली क्लास का रिपीट करने वाली हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिडिक, बेसिक ऑक्साइड की कोशिश की थी लास्ट क्लास में। इस ग्रुप के दो ऑक्साइड्स बनेंगे। मैंने नाइट्रोजन क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, एक डर के मारे, नाइट्रोजन के 5-6 ऑक्साइड्स हैं जो मैं लाने वाली हूँ। फॉस्फोरस के केस में लिखा, नाइट्रोजन तो वैसे ही एनामोलस दिखाई रहा है। दो तरह के ऑक्साइड है, चेक करना इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फॉस्फोरस की, दोनों में। पहले वाले में क्या और दूसरे वाले में क्या, +3 +5। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन के नहीं बनते, बनते हैं, बट वो मैं इकट्ठे लाने के चक्कर में नहीं लिखा। तो दो कैटेगरी के ऑक्साइड्स बनेंगे पूरे ग्रुप के। आई नो नीचे वाले +5 नहीं दिखाते तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। ऑक्साइड्स में लास्ट क्लास में सेट हो गई थी बात, जैसे जैसे ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता जाता है उनका एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। दूसरा एक और रीजन बन सकता है इसका, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लास्ट क्लास में यह भी डिस्कस हुआ था, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज्यादा एसिडिक। चेक माय स्टेटमेंट, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है ज्यादा कोवेलेंट और ज्यादा एसिडिक। ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड्स की मतलब वो ज्यादा कोवेलेंट है, वो तो सब जगह ही लागू है, और वो उतना ही ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी भी दिखाएगा। तो ये बड़ा ऑब्वियस है, अब मैं बार बार कोवेलेंट नहीं पूछूंगी, आज मुझे लगता है आज के बाद आप कोवेलेंट वाली गलती नहीं करेंगे।
इसमें भी कोई हो चेक तो आप मेरे को करवाएंगे। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत बार कंफ्यूजन में इधर उधर हो जाती है। ये दोनों एसिडिक, यहाँ किसकी बात हो रही है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले ऑक्साइड्स की। मैं +5 वाले के लिए कोई कमेंट नहीं कर रही अभी। तो ये दोनों एसिडिक, ये दोनों एम्फोटेरिक, ये अकेला बेसिक। ये मैंने अभी किसी से एनसीईआरटी से चेक भी करा लिया था कि मेरे इसमें गलती ना हो, क्योंकि लेटेस्ट के हिसाब से बहुत चीजें चेंज हुई है जो एनसीईआरटी ने चेंज नहीं करी है, इसीलिए हमें बार बार कंफर्म करना पड़ता है। तो ये ऑक्साइड्स का आ गया सबके पास दिमाग में, नोट तो आप कर लेंगे जब करेंगे। देखिएगा जितना भी आपको दिख रहा है, ये वाली लाइन तो आपको नहीं पता क्या लिखी है, इसके अलावा क्या मुझे कुछ भी बोलना चाहिए? ध्यान से। ये तो अब इनफ ऑफ रेपिटेशन आई थिंक। अगले ग्रुप में तो यहां पे भी नहीं लिखा मिलेगा। अब यहां मेरे पास आ जाता है कुछ इंफॉर्मेशन है। लेट्स सी अभी हम कुछ कर पाते हैं इस पे ज्यादा डिस्कस के? नहीं, नहीं हुआ डिस्कस तो याद करना है। सारे ट्राई हेलाइड्स, all trihalides except those of nitrogen are stable. नाइट्रोजन के अलावा बाकी सबके हेलाइड्स आर स्टेबल, राइट? नाइट्रोजन का एक ही हेलाइड स्टेबल हो पाता है, वो है NF3। NF3 के अलावा नाइट्रोजन के हेलाइड स्टेबल नहीं है। नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, उसके इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए फ्लोरीन जैसा ही इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट चाहिए। NCl3 भी आप देखोगे तो एंडोथर्मिक है, बहुत हीट देके बनाना पड़ता है उसको, अपने आप नहीं बनता। ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसके बारे में सोचना क्या है, कुछ रीजन, कुछ कुछ तुक्का ला सकते हो? ऊपर वाली बात तो चलो मान लिया जी, फैक्ट है, बता दिया। इसके बारे में मैं भी सोच लूं। मुझे इसका आंसर आया नहीं याद। सारे के सारे कोवेलेंट हैं यार। कोवेलेंट और आयोनिक में पता है क्या, फजांस लगाना जनरली सजेस्टेड है। अगर फजान से आंसर ना आए तब जरूर कुछ और लगाना पड़ेगा। पहले सोचो फजान से इसका आंसर लैंड कर रहा है? डी ब्लॉक नहीं है। और कुछ और सोचो, पाई बॉन्ड है नहीं ना। हाँ जी बच्चा। समझ आया? मुझे लग तो ठीक रहा है। वही पूछा है, बिस्मथ का ट्राइफ्लोराइड के अलावा सारे कोवेलेंट है। मुझे तो ठीक लग रहा है, बट बाकी बताओ। मुझे तो सूट कर रही है एक्सप्लेनेशन। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बिस्मथ देखो, फजान्स रूल क्या कहता है? छोटा कैटायन बड़ा एनायन इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर कोवेलेंट। ये है छोटा एनायन बड़ा कैटायन, तो इसलिए कोवेलेंट नहीं एग्जिस्ट कर पाया। आई थिंक बैंग ऑन, सही है, राइट? जब जी क्लियर है? भाविनी क्लियर है? प्रिया क्लियर है? ये मैं यहाँ रीजन नहीं लिख रही, डिस्कशन से आया, अगले साल भी डिस्कशन से ही लेंगे। जब तक बच्चों का ना इन्वॉल्वमेंट तब तक नहीं। आखिरी लाइन मैंने क्या लिखा है? दो ही बात लिखी हुई है उसके अंदर, रिएक्टिविटी विद मेटल्स, होमवर्क फ्रॉम एनसीईआरटी। हाँ, दो लाइन लिखी और एक रिएक्शन लिखा है, आप खुद देखेंगे कि क्या नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी विद मेटल इस फैमिली में क्या बिहेवियर है, वो आपने खुद देखना है, राइट? ये आपका होमवर्क होगा। यहाँ पे ग्रुप का ओवरऑल ट्रेंड्स तो खत्म, लेकिन अब इसका केमिकल बॉन्डिंग पार्ट और रेडॉक्स पार्ट, वो क्या है इसका, जो मैंने यहां केमिकल बॉन्डिंग में रिवीजन में नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था मैं पी ब्लॉक में लूंगी, और ना उसको मैंने टेस्ट में कवर किया। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को लेकर ये तो खैर टेस्ट में कवर्ड थे, बट यस फिर भी बहुत सी चीजें। आप पहले इन दो ऑक्साइड को देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी +1 इसकी +2। दोनों में एक खास बात, भाई कलर पे क्वेश्चन आते हैं। जीओसी पार्ट 2 है, उसमें भी कलर है, जहां कंफर्मेटरी टेस्ट है। पूरी ऑर्गेनिक में टोलेंस फेलिंग्स इन सब में भी कलर ही कलर है, यहां भी कलर है। दोनों के दोनों कलरलेस हैं, दोनों की दोनों न्यूट्रल गैसेस है। गैस है, सॉलिड नहीं है, न्यूट्रल के साथ साथ गैस है। तो 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स आ गए। एम्फोटेरिक तो लिस्ट चले जा रही है, पर न्यूट्रल ऑक्साइड्स 3 आ गए। इसके बाद N2O का और NO का स्ट्रक्चर मैंने लुइस में कवर कर लिया था।
तो आप चाहे तो एनसीईआरटी देखिए, पूरा एक पेज पे सारे स्ट्रक्चर बड़े अच्छे से बना रखे, इवन बॉन्ड एंगल तक दे रखे हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा ज्योमेट्री क्या है। मैं उठाती हूँ NO2 से, हालांकि मैंने ये भी बॉन्डिंग में करा दिया था, बट मेरे को NO2 इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने N2O4 नहीं कराया था। NO2 मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड में लिखवाया हुआ है आपको, कि इसमें अगर आप देखें, अब आपके लिए यहां मैं NO2 का स्ट्रक्चर बना रही हूं, कि बना बनाया देख के कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में। अब मेरे को क्या बनाना है स्ट्रक्चर, NO2 का बनाना है। NO2 का अगर मुझे बनाना है तो ये तो लोन पेयर है। एकदम से जब डॉट्स बनाते हैं तो लोग मेरे को सजेस्ट करते हैं डबल बॉन्ड ओ बना दो ना इसका भी। भाई नाइट्रोजन अपने कोवेलेंस को एक लिमिट तक ही एक्सपेंड कर सकता है, उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को कुदा के ले जाए और 4 वैसे बॉन्ड बना दे। तो ये लोन पेयर अभी मैं ऐसे ही पड़ा रहने देती हूँ। अब लोन पेयर अगर ऐसे ही पड़ा है, भाई एक ऑक्सीजन मेरे को और एडजस्ट करना है, और ऑक्सीजन की क्या डिमांड है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर दे रखा होगा ना, ऐसे बबल शबल नहीं बना रखे, यूं सिंगल बॉन्ड बना रखा है वहां पे। क्योंकि 12th तक आते आते ये उम्मीद होती है कि बच्चे को पता है ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड वाला 1 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंगल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है। तो यहाँ एनसीईआरटी में सिर्फ ऐसे बना के दे रखा होगा, और पाई वाली जगह भी सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ज्योमेट्री पाई नहीं डिसाइड करता। आप अगर अब एनसीईआरटी खोलोगे तो बहुत जगह पर डबल देते ही नहीं है, कि अपने आप सोचो ज्योमेट्री दे रहे तो हम क्यों पाई दें, पाई कौन सा ज्योमेट्री डिसाइड करता है। बच गया ऑड इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें आपको ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड मिला NO2। NO2 को डाइमराइज होना मजबूरी है, क्योंकि उसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो N2O4 का कोई मेरे से पूछे तो मैं एक और इसकी ऐसी यूनिट लाके यहां रख दूंगी, उसका भी ऑड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या बना लेंगे, N2O4। तो अगला ऑक्साइड भी कवर हो गया N2O4। इसके बाद एक छोड़ा है मैंने बीच में, अभी वो आप ही लोग जो एनसीईआरटी खोले बैठे हैं उनसे पूछूंगी, बट N2O5 की बात करते हैं, बना ही रखा है, मैं वहां दिखा दूं। अब N2O5 में क्या काम किया मैंने फिर, डबल बॉन्ड दिस डबल बॉन्ड दिस, दोनों के पास अभी एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचता था, बट अब के एक ऑक्सीजन बीच में आ गया, तो मेरे पास ये हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कोई बताएगा इस नाइट्रोजन की, sp3 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, अच्छा चेक करो। तो पहला पहला sp3 पे क्यों टूट पड़े हम, तो हाँ पाई बॉन्ड भी है, पहले sp3 पे टूटने के बजाय जल्दी क्यों है आंसर की, ठहराव के साथ जल्दी। तो मैं पढ़ा रही हूँ तो गलतियां मेरे से होती हैं रिवीजन में, आपसे नहीं, क्योंकि मेरे को वो चीज एक दिन में कवर करनी होती है जो लगभग 2 3 दिन की होती है, तो वो जिम्मा अब मेरा, करेक्ट करने का जिम्मा अब आप लोगों का। एक और ऑक्साइड है जो मैंने नहीं बनाया यहाँ पर, जो लोग एनसीईआरटी खोले बैठे हैं बताएं। N2O3 सजेस्ट करो, अब N2O3 अपनी कॉपी में बनाओ, अपने दिमाग में बनाओ, उसके बाद बात करूंगी, सोचो, रेडीमेड काम नहीं। तब तक मैं ना नकल मार लेती हूँ एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। बहुत बना इजीली बना लोगे, मैं इसीलिए नहीं दे रही आपको कि बहुत इजी है आपके लिए, सो आई शुड नॉट। हम्म कुछ नहीं समझ आया, इसके बीच में क्या करूं, सिंगल बॉन्ड, अच्छा। अभी वो कर लेंगे, वो बता देगा मेरे को। अब क्या करूं, नहीं ऑक्सीजन तो 3 ही है, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, और बीच में ऑक्सीजन घुसाऊं, ओके। बच्चों शेप को माइंड मत करना, मैं पता नहीं क्या बना रही हूँ, चेक, बॉन्ड देख लेना बस। N2O3, कोई कुछ और सजेस्ट करे कि नहीं ये हो सकता था, पहले वाला ठीक, पहले वाले मैंने ऑक्सीजन की गिनती खराब करी थी भाई। अच्छा कर दिया था, मतलब बीच में ऑक्सीजन नहीं चाहिए आपको, है ना, बीच में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं। अब क्या करूं, फंस गई मैं। अच्छा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दूं, ओके, एक और ऑक्सीजन, नहीं अब क्या करूं, वहां डबल कर दूं, चलो भाई एक ऑक्सीजन और सेट कराओ यार। नचाए जाओ तुम, किधर करूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका बना दूं, किसी भी एक का बना देते हैं, चेक भाई। हाँ लोन पेयर तो बचे रह गए, मुझे तो दिख रहा है अगर 3 बॉन्ड बन गए
तो वो लोन पेयर है, 4 बन गए तो पक्का एक कोऑर्डिनेट है। तो पहले वाला तो कुछ अलग ही था और ये कुछ अलग ही है। मेरे को पहले वाला तो पता ही था गलत है, मैंने तो खोल रखा है सामने। बताओ जरा, याद रहेगा? ये यही सही है, पहले वाला गलत था। 2 एन के बीच ऑक्सीजन डालना इज नॉट राइट, यही सही है इसका, ये देख लीजिएगा, याद रखिएगा। N2O3, इसीलिए N2O3 मेरे को हर बार बच्चों से बनवाना पड़ता है, क्योंकि इसमें गलती का चांस है। ये दोनों ऑक्साइड्स मैंने अपने बॉन्डिंग में नहीं कवर करती हूँ, स्पेशली यहाँ करती हूँ कि याद रहे, पुराना तो भूल जाते होते हैं। क्लियर है सबको? आगे चले, ये हुए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ये जो टेबल दे रखा है ना एनसीईआरटी में, इसमें राइट मोस्ट कॉर्नर पे सारे मतलब एक एक एंगल तक दे रखा है। बी प्रिपेयर्ड कि ये एंगल आपके काम आ सकते हैं, लेकिन जो रिएक्शन वाले कॉलम में वो काट दीजिएगा, क्योंकि उसी के लिए डिलीटेड सिलेबस की यूज करते हैं हम कि भाई वो कट गया है, रिएक्शन पार्ट को नहीं। लास्ट थिंग फॉर दिस फैमिली, वेरी क्विकली, पहली बार पढ़ रहे हैं आप, आज तक आपने इसको नहीं पढ़ा है। ऑक्सा एसिड ऑफ एनी फैमिली, तीनों फैमिली के ऑक्सा एसिड इकट्ठे यहां पर लेने की कोशिश करूंगी। नाइट्रोजन फैमिली, पहले तो मुझे पता चले ऑक्सा एसिड का मतलब क्या होता है। चेक, ऑक्सा एसिड ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के O और H के साथ मिलके जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोला जाता है ऑक्सा एसिड। इस फैमिली में नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, अगली फैमिली में सल्फर के, उससे अगली फैमिली में सारे हेलोजेंस के। ऑक्सा एसिड का मतलब, नाइट्रोजन के सिर्फ 2 ऑक्सा एसिड पॉसिबल है, और वो है HNO3 और HNO2। डी ऑर्बिटल नहीं है ना इसके पास, डी होता तो इसने भी पूरी लाइन से ऑक्सा एसिड बना रखे होते। इसके तो सिर्फ 2 ही ऑक्सा एसिड, और ये आपने ऑर्गेनिक में बहुत डील किए हैं, आपके लिए नए नहीं है ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। फॉस्फोरस के ऑक्सा एसिड बहुत बड़ा टेबल है, 6 से 7 ऑक्सा एसिड है, हम रटेंगे नहीं। अगर ऑक्सा एसिड आप अभी सुन लेते हैं तो तीनों फैमिलीज के ऑक्सा एसिड आप आंख बंद करके छोड़ सकते हैं आज के 15 मिनट के लेक्चर से। आपको देखने की जरूरत नहीं, सीधे क्वेश्चंस में कूद पड़ो। ऑक्सा एसिड की एक नेसेसिटी, एक मजबूरी है उसके स्ट्रक्चर में, एलिमेंट जो ई है, क्योंकि अब मैं फास्फोरस ले रही तो मैं फास्फोरस पे शिफ्ट करती हूँ, उसके लिए इतना न्यूक्लियस कंपलसरी है। हर ऑक्सा एसिड में अब मैं आपके साथ बनाऊंगी, एक डबल बॉन्ड O और एक OH होना जरूरी है। जब अब आप HNO3 का स्ट्रक्चर बनाओगे ना केमिकल बॉन्डिंग में, आप वैसे नहीं बनाओगे, आप देखते ही समझ जाओगे तो ऑक्सा एसिड है। ऑक्सा एसिड की शर्त क्या है? देयर हैज टू बी 1 E डबल बॉन्ड O, एलिमेंट डबल बॉन्ड O एंड 1 OH, ये शर्त है। ऑक्सा एसिड नाम ही इसलिए दिया कि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो और एक OH हो। तो ये तो नेसेसरी कंडीशन हो गई, बचे कुचे O और H लगाते हैं। तो मैं आपको जो पहला ऑक्सा एसिड दे रही हूं, ये है H2P, सॉरी H, कितने H हैं? 3, PO2, मैं आपको ये दे रही हूं। अब जब मेरे को ये चीज तो बनानी ही बनानी है, तो मैं बाकी क्या करूंगी, बचे ही 2 H हैं, लगा दूंगी। पहले तो इस फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए मेरे को। आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, ये भी हो सकती है इन ऑक्सा एसिड। तब मैंने कहा था ऑक्सा एसिड के लिए अलग स्लाइड डेडिकेटेड है, वहां हमारे। तो ऑक्सा एसिड H3PO2 जो मैंने बनाया, अब ये कुछ ये भी लिखा हुआ है, ये वाला बॉन्ड जब जब आप देखेंगे ऑक्सा एसिड में, तीनों फैमिलीज में आएगा। जब जब ये OH बॉन्ड देखेंगे, मतलब वो एसिड, एसिडिक है। जरूरी नहीं है जिसके पीछे नाम एसिड लिखा हो वो एसिडिक हो, है नाम लिखने का पर्पस वही है, बट स्टिल ये एसिडिक नेचर डिसाइड करता है। ये वाला H क्या डिसाइड करता है, आपको भी बताया, हाइड्राइड में एक ही बात होती है, हाइड्रोजन टूट के निकल रहा है, ये हिस्सा हाइड्राइड जैसा ही है फॉस्फीन का। ये वाले H डिसाइड करेंगे रिड्यूसिंग, ये वाले H डिसाइड करेंगे एसिडिक। तो क्या मैं कह सकती हूँ H3PO2 इज अ रिड्यूसिंग एसिड? रिड्यूस करने के लिए H बॉन्ड भी है, एसिड बिहेव करने के लिए OH बॉन्ड भी है। इट इज हाईली रिड्यूसिंग, 2H। अब अगर मैं अगला आपके पास ऑक्सा एसिड लाऊं, देखना इसका फॉर्मूला क्या, सबसे ज्यादा पूछा गया आज तक ये है, H3PO3, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना। खुशी, ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की, बॉन्डिंग मेथड से निकालो, इतनी देर लग रही है मतलब नहीं आ रहा। इसके से -2,
+2, इसकी वजह से -1 +1, इसकी वजह से -1 +1, इसकी वजह से -1 +1, क्या बचा? +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हुई इसकी +3। अब मुझे पूछना है, क्या ये डाई बेसिक एसिड है? जो 2 H रिलीज कर सकता है वो डाई बेसिक, जो 1 H रिलीज कर सकता है वो मोनो बेसिक। ये डाई बेसिक एसिड है लेकिन लेस रिड्यूसिंग है एज कंपेयर टू ऊपर वाला एसिड। आपको स्ट्रक्चर का शॉर्टकट दे दिया। यही पूछेंगे सिर्फ ऑक्सा एसिड में, 3 चीज पूछते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर के बाद आती है वो, और बेसिसिटी और रिड्यूसिंग, बस और कुछ पूछा ही नहीं गया है। हर साल खड़े होके यहाँ यही बताती हूँ। अब तो चलो सिलेबस कट गया, लेकिन 2016-17 में जब फर्स्ट, तब तो एक ही अटेम्प्ट होता था। जब उस अटेम्प्ट में जो बोर्ड के बीच में आया था, बच्चों से बाद में पूछा इसके तो पी ब्लॉक के तो तुम टिका के आयोगे, तब तो बोर्ड का सिलेबस भी यही था। ऑक्सा एसिड में एक गलती हो गई मैम। मैंने कहा मेरे स्टूडेंट्स ऑक्सा एसिड में तो एटलीस्ट गलती नहीं कर सकते, शॉर्टकट इतना बढ़िया देते हैं। तो वो बालक क्या भूल गया था, उसकी बात बताती हूँ। वो नाम भूल गया था। क्वेश्चन में H3PO2 या H3PO4 ना देके इनके नाम दे दिए थे, तो उसको ये नहीं याद आया कि जो नाम दिया उसका फॉर्मूला क्या है। फॉर दैट एनसीईआरटी में दे रखा है लेकिन हम भूल गए। यही कुल मिला के ऑक्सा एसिड है। अब एक बार सारे आप मेरे साथ लर्न कर रहे हैं सबसे, और इसके भी देखिएगा एक तरीका है। ऑक्सा एसिड और फास्फोरस, हाइपो, सबसे छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को क्या बोला गया? हाइपो। दिस इज अ हिंट। उसके बाद ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। यहां आप बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी आप लोगों ने निकाल के दी थी मेरे को, +3 थी। अब ये उसके बाद ये 3 ही बचे हैं। मैं अब ये 3 आपको जो करवा रही हूं ध्यान से देखना है, स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और बाकी की चीजें भी बताएंगे। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पहले तो स्ट्रक्चर पता हो कि कौन याद करेगा इतना कुछ, तो इसका भी शॉर्टकट, 2 फास्फोरस है ना, पता नहीं मैंने इसको मिटाया क्यों नहीं है। तो 2 फास्फोरस हैं, तो पहले तो मेरे को इसकी नेसेसरी कंडीशन बनानी है, बाकी की बात बाद में सोचूंगी। दोनों फास्फोरस पर एक एक डबल बॉन्ड O, एक एक OH होना चाहिए, और फास्फोरस या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या 5 बनाएगा। अब फिट करते हैं, हालांकि मैं बना बैठी थी बट अब फिट करते हैं इसके अंदर। हम किसकी बात कर रहे हैं? H4P2O7। P2 कवर हो गया, इसको तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन कितने बचे हैं? 2 और बचे हैं। हाइड्रोजन 2 और बचे हैं, देखते हैं उसको, पता नहीं ऐसे लगाएंगे हम या कैसे लगाएंगे, OH के साथ सोचते हैं। ऑक्सीजन कितने बचे हैं मेरे पास? यहां मैंने 4 लगा दिए, 3 बचे हैं। और फास्फोरस 5 बॉन्ड से ऊपर तो देखो बना नहीं सकता, और 4 वो यहां बनाए बैठा है, तो एक ऑक्सीजन तो मेरे को बीच में फिट करना पड़ा। बाकी दोनों ऑक्सीजन सर्टेनली यहां फिट करने पड़े। इज दिस अ नॉन रिड्यूसिंग एसिड? यस। इज दिस टेट्राबेसिक एसिड? यस। ये इस तरह से आप ढूंढोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, योर जॉब। अब बहुत अच्छा होगा अगर आप इन दोनों के स्ट्रक्चर्स खुद बनाएं, तो अभी नहीं, फिर भी कोई एक बना लीजिए अपनी पसंद से चुन के, और दूसरा आप अपने लिए होमवर्क में रखिए। ये दोनों अगर आप खुद बनाएं, कोशिश करें तो। आई एम वेटिंग। मैंने अभी कौन सा बनवाया? O7 बनवाया है ना? मैंने O7 बनवाया है, O6? 7 बनवाया है। ये तुम 6 वाला बनाओ, 6 वाला बनाओ, बीच का O हट जाएगा। अगर कोई सोचे 6 वाला बनाना है तो क्या है, बीच का O हटा दो, ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाएगी शायद, क्योंकि 2 P जब आमने सामने आते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वजह से 0 हो जाती है। तो ये आप कर लेंगे, मैं ये उम्मीद कर रही हूं। एक बार आपको पक्का होना पड़ेगा। O7 वाला मैं आपको करा चुकी हूँ, शायद दोबारा आ गया नहीं ये, H4P2O7, H4P2O7, तो ये रिपीट हो गया, इसे हम हटा देते हैं। अब आता है आपके पास मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड है पॉलीमर, 3HPO3 यूनिट्स हैं। कोई मेरे से इसका स्ट्रक्चर पूछे केमिकल बॉन्डिंग पार्ट में, 3 फास्फोरस पहले मैंने बना दिए, देखिएगा तीनों की नेसेसरी कंडीशन पूरी करी। अब हर फास्फोरस पे बॉन्ड बनने की गुंजाइश है, चेक करो, 2 बॉन्ड बनने की गुंजाइश है। और जहां तक मुझे लगता है मैंने सब एग्जॉस्ट कर डाला है, बचा कुछ नहीं है। रुको रुको रुको, सॉरी, काउंट करो बच्चों, ऑक्सीजन कितने बचे हैं? तो फिर अब क्या करूं? 6 बचे हैं, चेक करो, मेरे हिसाब से 3 बचने चाहिए। हाँ, 3 बचे हैं, तो लो,
चेक करना कहीं फास्फोरस के बॉन्ड, मतलब अगर नहीं होते ऑक्सीजन तो मैं तीनों फास्फोरस को जोड़ देती, है ऑक्सीजन तो बीच में 3 ऑक्सीजन लगा दिए। मैंने बस थोड़ी लाइन गलत बना दी, वो उधर बननी चाहिए थी, डायरेक्शन गड़बड़ हो गई बस। अब ठीक है, क्लियर। तो आपके लिए फास्फोरस के ऑक्सा एसिड बनाने अब उस नेसेसरी कंडीशन के हिसाब से बहुत इजी हो जाएंगे। ये पूछा कहां जाएगा, इस चैप्टर के सिलेबस से काट दिया गया है। ये पूछा जाएगा जब रेडॉक्स चैप्टर के हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवा दी फास्फोरस में। आप देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे जब आप रेडॉक्स का पास्ट ईयर देखोगे, 7 फास्फोरस के एक साथ कंपाउंड दे रखे हैं, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, या कितनों में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें ऑक्सा एसिड मिल जाएंगे, फिर आप सोचोगे पता नहीं कहां किया था। तो आई एम डूइंग इट्स केमिकल बॉन्डिंग एंड रेडॉक्स पार्ट, इसीलिए सिलेबस से डिलीट कर दिए गए। तो रिएक्शंस कम से कम 300 रिएक्शन थे पी ब्लॉक में, वो सारे काट दिए, लेकिन ये पार्ट आपका रेडॉक्स और बॉन्डिंग में है। तो ये फैमिली पे दैट इज ऑक्सीजन फैमिली, जो कुल मिला के मेरे पास 8 स्लाइड्स में है, बहुत छोटी है तो मैं इसे कंप्लीट कर रही हूं। अगली क्लास में आपको सिर्फ हेलोजन और नोबल गैसेस करना पड़ेगा, वो भी इससे कम टाइम में ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी तो फैमिली नाइट्रोजन होती है जिसमें आपके हाइड्राइड्स आते हैं। अब आ जाता है आपके पास कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज में डिस्कस नहीं करना चाह रही, अब वो आपके लिए टाइम वेस्ट है। आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन खुद देख लेंगे, एटॉमिक साइज भी अब आप खुद देखने लायक है। यहां मेरे को 2 चीजें डिस्कस करनी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी द यूजुअल, इसमें कोई ऐसा नहीं मिला जिसके लिए मैं यहाँ रंग बिरंगे ट्रेंड लिखूं। आप उस टेबल में फिर भी देख लीजिएगा, देयर इज नो एक्सेप्शन, इसलिए मैंने यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया, इट इज द यूजुअल। पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहां डिस्कस कर लेती हूँ तो मैं हेलोजन फैमिली में बच जाऊंगी इस डिस्कशन से, क्योंकि वहां भी सेम मिलेगा। पहले तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है मुझे पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जब आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एटम, तो उसके गेन करने से होता क्या, एक अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, किस किस में, न्यूक्लियस और बाहर वाला आने वाला इलेक्ट्रॉन उसके बीच में। जब जब अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ते हैं तब तब एनर्जी रिलीज होती है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज 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 रिलीज्ड। अब मैं पीरियोडिसिटी भी लाऊंगी बीच में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा रिलीज्ड होती है पूरे पीरियोडिक टेबल की, बट आपको पता है इनऑर्गेनिक में सच स्टेटमेंट्स कैरी टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ आएंगी अभी। तो सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों नेगेटिव होती है बता दिया, इलेक्ट्रॉन आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये मेरे पास एक एटम है जिसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने दिया गया, तो उस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज हुई, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, ग्रुप में नीचे जाओगे क्या होगा, साइज इंक्रीज है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्शन फोर्स मिला, आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्शन फोर्स मिला, तो कम एनर्जी रिलीज हुई। तो मैंने क्या एक्सपेक्ट किया, जैसे जैसे मैं नीचे जाती जा रही हूं, वो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं उसको अट्रैक्शन कम मिला, एनर्जी रिलीज शुड बी लेस। अभी मैं इस चैप्टर में पहुंचू उससे पहले मेरे को पीरियोडिसिटी का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आज भी याद है, हर साल का याद रहता है, बच्चे कंफ्यूज होते ही उसमें। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस किस की पॉजिटिव होती है, नोबल गैसेस आएगा अगली क्लास में, बट मैं नोबल गैसेस तो शायद 3-4 स्लाइड आज मैं देख रही थी, 2 तो आज ही करा दूंगी उसकी भी। नोबल गैसेस, क्यों नोबल गैसेस भाई, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका ऑक्टेट पूरा है। ये फिर भी आपको याद रहेगा, आज की बात की आपको शायद दोबारा ना देखना पड़े, दोबारा क्या देखना पड़ेगा ना। और किस किस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती, किसी को थोड़ा सा भी याद आ रहा है, नाइट्रोजन, करेक्ट, वो हाफ फिल्ड है, तो इसका मतलब फास्फोरस नो, एनामोलस बिहेवियर है, 3D है चाहे, बट हाँ कह सकते हैं। नाइट्रोजन की भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, डज इट मीन पूरे ग्रुप की होगी, नहीं। और नाइट्रोजन तो सही है, कोई एस ब्लॉक भी बोल रहा था, मैंने चुप करा दिया था, सारे मेटल्स नहीं है इसीलिए चुप कराया था कि ना। और कुछ बोरोन क्यों, मैग्नीशियम, बोरोन हाफ फिल्ड नहीं है बेटा, बोरोन 2p1 है, मतलब बोरोन आई थिंक कोई लॉजिक नहीं। एक है मैग्नीशियम,
उसकी भी पॉजिटिव है, नाइट्रोजन की भी पॉजिटिव है, किसी एक की और है, ढूंढ के आओगे। मेरे को याद है, मैं नहीं बता रही, मैं नहीं बताऊंगी, ज्यादा स्पून फीडिंग हो जाएगी। इस बहाने तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो सही, पीरियोडिसिटी की एनसीईआरटी खोल के टेबल दे रखा है पूरा, उसमें देख के बताएंगे एक और की पॉजिटिव है, नाइट्रोजन की है यस, हेलोजन नोबल गैसेस की है यस। तो एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कोई ये बात करनी थी, अभी वहां दिमाग लगाना, अभी यहाँ लगाना। जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे जाती हूँ, मुझे पता है नेगेटिव में वैल्यू घटनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, बट मेरे को एक एक्सेप्शन मिला जो आप एंटिसिपेट कर ही चुके हैं। ऑक्सीजन और सल्फर में मेरे को एक एनोमोलस बिहेवियर क्या मिलता है, सल्फर में कम रिलीज होनी चाहिए थी, बड़ा है, ऑक्सीजन में ज्यादा रिलीज होनी चाहिए थी, छोटा है, लेकिन उल्टा हुआ, सल्फर में ज्यादा रिलीज हुई। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इतना छोटा है कि आप जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने लगे उसके पहले ही 6 इलेक्ट्रॉन थे इतने जरा से में, आपने 7वां और डाल दिया, उसमें रिपल्शन डोमिनेट कर गए, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। लेकिन यहाँ ये बात नहीं थी जिसके लिए कि मैंने इतनी रामायण गाई, ये तो आगे भी निकल जाती मैं, फिर आप कर लेते। यहां मेरे को इनके ट्रेंड के लिए सोचना था, सल्फर की कितनी ज्यादा। +1 में जब हम पढ़ते हैं ना, हम सिर्फ यहां छोड़ आते हैं, बाकी ग्रुप का ध्यान नहीं देते। और हर बार जब +1 में मैं पढ़ा रही होती हूँ या बाकी कोई भी टीचर पढ़ा रहा होगा, हर कोई ये ट्रेंड देता है, लेकिन वो तब हमारा वी आर टू न्यू टू डाइजेस्ट ऑल दीज थिंग्स। पीरियोडिसिटी बहुत शुरू शुरू में होता है और हम उसको पहाड़ बना लेते हैं, तो फिर घबरा के इतने पे ही रोकना पड़ता है कि चलो धीरे धीरे इनको आ जाएगा। सल्फर का रिलीज इतना ज्यादा है कि वो सेलेरियम टेलीरियम वगैरह सबसे ज्यादा है, मतलब इट इज हाईएस्ट इन द ग्रुप, ये याद रखिएगा। फिर सेलेरियम टेलीरियम और ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन इतना गया गुजरा हो गया, उसमें इतना रिपल्शन हो गया कि सबसे पीछे पटक दिया उसको। हम तो सोच रहे थे सिर्फ इन्होंने पोजीशन स्वैप किया, नहीं, ऑक्सीजन में इतना रिपल्शन हुआ कि उसको मैनेज करने के लिए उसको सारी एनर्जी तो रिलीज होने वाली अंदर ही अंदर लगानी पड़ी, बेचारा सबसे नीचे पहुंच गया। पोलोनियम तो है ही नहीं मेरे सीन में, उसको तो मैं ना निकाल पाई हूं ना दे पाई हूं इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन ग्रुप में सबसे नीचे गया। ये मेरे को 12th के पी ब्लॉक में आके पता चलता है, तो एक तो ये याद रखेंगे। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड सक्सेसिव टू इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। आपसे पूछ नहीं रही हूं क्योंकि बहुत लोगों को पता होगी बात, बता रही हूं जो भूले हुए हैं। जब आप किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन देते हो, एनर्जी सर्टेनली रिलीज होगी। क्यों रिलीज होगी वो भी पता है, क्योंकि एनर्जी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व होते हैं तो रिलीज होती है। तो यहां पर तो एनर्जी जो रिलीज होगी दैट इज नेगेटिव लिख दिया, या रिलीज होगी। इसकी वजह से क्या बनेगा, एनायन, और एनायन पे चार्ज क्या होता है, सॉरी, नेगेटिव। अब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो क्या आप एक और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो बात आती है और भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, चलो कम होंगे लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, टू सिमिलर चार्जेस कैन नेवर अट्रैक्ट, यहां सिर्फ और सिर्फ रिपल्शन होगा। बेशक अट्रैक्शन फोर्स अंदर वाला न्यूक्लियस ऑफर भी कर दे, बट जैसे ही इसके पास आएगा एनायन एंड एनायन, नेगेटिव चार्ज नहीं बन सकती। इसीलिए अगर अब मेरे को इसको एक और इलेक्ट्रॉन देना है, मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव चाहिए। तो किस किस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, उसमें एक स्टेटमेंट और आ सकता है, किसी की भी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, नाइट्रोजन की होगी, मैग्नीशियम की होगी, नोबल गैसेस की होगी, किसी की भी Eg2 भी तो पॉजिटिव होगी। फेयर। अब इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एनसीईआरटी इसकी वैल्यू पे प्रेशर दे रही है, पास्ट ईयर दे रहा है। ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन डालने पे एनर्जी है -140 किलो जूल पर मोल, दूसरा डालने पे कितनी देनी पड़ रही है, 720 किलो जूल। इमेजिन कितनी देनी पड़ रही है, यानी O2 नेगेटिव बनना आसान नहीं है, बिकॉज सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज वेरी हाई इन केस ऑफ ऑक्सीजन। भाई बहुत छोटा है, वो एक इलेक्ट्रॉन तुमने डाला उसके चक्कर में उसका हाल क्या हुआ, रिपल्शन। अब तुम दूसरा भी डाल रहे हो तो उसकी तो रिक्वायर्ड +720 तो बनेगी। यहां तक भी ठीक था। क्वेश्चन क्या है, ये तो बड़ा ऑब्वियस सा था। इसके बावजूद भी पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट तो ऐसा ला दो जनरली जिसका ऑक्साइड ना हो, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम को साइड पे रख देते हैं, वो तो है ही इनर्ट। हर कोई एलिमेंट फिर भी ऑक्साइड तो बनाए फिर रहा है, चाहे वो एसिडिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे बेसिक हो, चाहे एम्फोटेरिक हो। ऑक्साइड बनने में इतना एनर्जी मांग रहा है, उसके बावजूद भी ऑक्साइड नेचर में अपने आप बन क्यों रहे, व्हाई इट इज स्पॉन्टेनियस एट द फर्स्ट प्लेस।
ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है और ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, पीरियोडिसिटी के पास्ट ईयर में मिलेगा आपको। पी ब्लॉक के पास्ट ईयर हमेशा आपको कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि 80% तो वो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी में बांट देते हैं कि उधर डाल दो, ये तो उसका लग रहा है। तो इसलिए यहां पर आपको क्वेश्चन मिलते भी कम है, क्योंकि जब आप O2 माइनस बनाते हो ना, बिकॉज O2 माइनस वी नो दैट इट नीड्स एनर्जी, 720 किलो जूल एनर्जी चाहिए इसको, बट वो जो ऑक्साइड बन के आता है उसकी लैटिस इतना स्ट्रांग होता है, लैटिस इंथैल्पी रिलीज इतनी ज्यादा होती है कि वो कॉम्पनसेट कर देती है उस 720 डिमांड को, अदर उससे ज्यादा रिलीज कर देती है। तभी कोई चीज बाहर लाओ, वो उसका कोरोजन होता है, उसकी रस्टिंग होती है, उसका ऑक्साइड बनता है, रेंसिडिटी आ जाती है। छोटा सा चिप्स के पैकेट में भी हमें नाइट्रोजन डालना पड़ रहा है कि ऑक्सीजन आया तो ये कुछ ना कुछ तो सड़ा देगा। क्यों सड़ा देगा? ऑक्साइड बन जाएगा किसी ना किसी चीज का, तो किसी को भी नहीं छोड़ रहा। तो दैट इज द रीजन कि और भी रीजंस है, इट इज वन ऑफ द रीजन। रिएक्टिव है, एग्रीड, इट इज वन ऑफ द रीजन। लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? चार्ज पे। चार्ज इसका ज्यादा है और साइज बाकियों के मुकाबले इसका छोटा है, इसीलिए इसका लैटिस बहुत अच्छा बना। डी एंड एफ ब्लॉक जो बचा हुआ है ना, उसमें सिर्फ एक जगह ये बहुत मेजरली बात आएगी कि मैंगनीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन नहीं दिखा पाता। आपको पता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए। मैंगनीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन नहीं दिखा पाता, सिर्फ ऑक्सीजन दिखा पाता है, जबकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वहां ये बात आएगी, क्योंकि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी एनर्जी डिमांड कर रही है, वो एनर्जी सिर्फ एक ही लैटिस पूरी कर सकता है, और वो लैटिस कौन है? ऑक्सीजन। मिट्टी भी तो सिलिकेट किसका लैटिस है? ऑक्साइड ही तो है, सिलिकॉन का। जो लास्ट क्लास में पढ़ा, अगर देखो तो सिलिकेट क्या है? ऑक्साइड ही तो है। इट इज दिस लैटिस विच इज मैजिकल। सो ये लैटिस एंथैल्पी जो है वो रीजन बनी सारे ऑक्साइड्स होने का। यहां तक किसी को कोई डाउट? जो मैंने बताया ये सारा आपको पीरियोडिसिटी के पास्ट ईयर में मिलेगा या मेरी डीपीपी में मिल जाएगा, उसमें मैंने डाला है। ये तो भाई तुम लोग करवाओगे अब मेरे को, मैं तो थक गई नट पे इफेक्ट कराते कराते। चेक, ये जो 4 एरो हैं, किसी को इसमें कुछ पूछना है और शुड आई स्किप? हाँ, कॉन्फ़िगरेशन जरूर ध्यान रखना, एक बार दिमाग में वो कॉन्फ़िगरेशन होगी तो इट वोंट बी अ बिग जॉब फॉर अस। क्योंकि नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। इसके साथ अगर कोई नेगेटिव स्पीशीज आके, सॉरी, कोई पॉजिटिव स्पीशीज आके जुड़ती है, तभी इस पे -2 चार्ज होगा, जैसे कि हाइड्रोजन। अब जब यहाँ हाइड्रोजन आएगा, शायद वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाए, ये पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि टेलीरियम तो मेटल में आ गया। मेटल के साथ हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आता है? -1। इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? तो नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लाओगे तुम? ये मैंने लास्ट क्लास में भी क्लियर किया था कि ये कंफ्यूजन बार बार आता है। ये कंफ्यूजन इसीलिए आता है क्योंकि आप वो उस नजरिए से नहीं सोचते जो मैंने अब बताया, कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, नीचे वाले एलिमेंट खुद ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, अपने पे नेगेटिव चार्ज आने ही नहीं देंगे, बॉन्ड 2 ही बनेंगे। तो गलती से भी इसको एनायन कैटायन मत सोच लेना, पार्टिसिपेशन है। और कोई डाउट? जैसे एक इसका आया, और कोई? इनर्ट पेयर इफेक्ट दिख रहा है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन बननी चाहिए यहाँ पर एक। +2 +4 में नहीं लग रहा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ इस पेयर के लिए लगता है, इसके लिए मत लगा देना। ये तो तैयार है निकलने को। इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ तब लाएंगे जब s2 इलेक्ट्रॉन होंगे। s2 इलेक्ट्रॉन कहां निकलते हैं? इसलिए मैंने इधर इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखा है, इधर नहीं लिखा। ये इंक्रीज कर रहा है +4। ये तो इस पे तो कोई असर ही नहीं अंदर की स्क्रीनिंग का, तुम ले जाओ। ये बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है जो किसी ना किसी क्वेश्चन में बैकफायर कर सकती है, अगर ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ। यही तरफ ऑब्जर्वेशन मेरे को ले जाना था, वरना तो शायद मैं सेम एज लिख के चल पड़ती। क्या ऑक्सीजन -2 तो बहुत बात कर ली पिछली स्लाइड पे, कहीं +2 भी दिखाता है? OF2। अब हेलोजन फैमिली में नहीं लेने वाली मैं, फ्लोरीन पता ही है। कहीं ऑक्सीजन +1 दिखाता है? सारे परऑक्साइड, H2O2 Na2O2 सारे परऑक्साइड माइनस भी दिखाएगा, -½ सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड वो भी आ जाएंगे। चलिए, मैं यहाँ इसका क्यों नहीं डिटेल ले रही, एस ब्लॉक के ट्रेंड्स लूंगी तब बात करूंगी।
क्योंकि वो सारा पोटेशियम सोडियम इनमें आता है, वो तब बात करूंगी। +4 +6 इस ग्रुप की सबसे फेमस और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेंगी, +4 एंड +6, +2 बहुत कम। अब ठीक है, ऑक्सीजन में आ गई +2 एग्रीड, तो मैंने हर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कुछ पिक्यूलियर बात लिखी है जो मेरे सिलेबस में है। अब मैं आ जाती हूँ सल्फर, सेलेरियम, टेलीरियम, तीनों के तीनों बहुत ध्यान से, ये भी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन या हेलोजन, हेलोजन माने आयोडीन भी उनके साथ दिखाता है, लेकिन +6 के लिए इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हेलोजन हटा के मैंने सिर्फ 2 हेलोजन लिखी, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ऑक्सीजन भी हटा दिया, राइट, ऑक्सीजन भी यहां पे हटा दिया। अब रेपिटेटिव क्वेश्चन जो मैंने, जब तक आप लोगों के आंसर सही नहीं आने शुरू होंगे तब तक जिनको मैंने चलाने का रोल ले रखा है। SF6 एग्जिस्ट करता है बट SH6 नहीं, क्योंकि आई नो मैंने नीचे लिखा है, लेकिन जितनी जल्दी आप आंसर देते हैं उससे पता लगता है आपने नीचे को पढ़ा नहीं है। क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ही। अब क्यों ना मैं आपसे एक क्वेश्चन अब तक के पढ़े हुए सिलेबस से क्रिएट करने को कहूं, पिछले ग्रुप में किसके लिए ये रीजन लगाया जा सकता है, वो कंपाउंड्स बताओ जिस पे मैं क्वेश्चन फिट कर सकूं। पिछला ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, उससे पिछला ग्रुप कार्बन फैमिली, उससे पिछला ग्रुप बोरोन फैमिली। किसी भी फैमिली के लिए सेम ऐसा कंपैरिजन मैंने दिया होगा, बिना पन्ने पलटे लाओ। PCl5 एग्जिस्ट करता है बट PH5 एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने लिखा हुआ था जिसको छुपाने के चक्कर में जूम किया। और कोई, ये 2-3 ग्रुप्स में आई है बात, बिल्कुल सही दिया है आदित्य आंसर। और कोई, चलो आगे आने वाले ग्रुप्स में दे दो, आपको लगता है आप कहीं और दे सकते हो, या पिछले में दे दो, फास्फोरस वाला ही दिया था, उससे पहले भी दिया है मैंने ये। बोरोन में मुझे लगता नहीं कहीं, कार्बन में, हाँ दो दो सोचो। कार्बन में भी कैसे दे सकती हूँ, मैं तो ये सोच रही हूँ। सिलिकॉन में तो हुआ ही नहीं, और किसी में हो ही नहीं सकता। एक तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में दिया था आपको ये, और एक मैंने पिछली फैमिली में दिया। मुझे नहीं लगता कार्बन फैमिली में मैं ऐसा कुछ दे सकती हूँ, क्योंकि कोवेलेंस न्यूट्रली 6 जो है या 5 जो है वो इन्हीं में आ रहा है, 4 वाले में तो मैं दे ही नहीं सकती, सिलिकॉन का है ही नहीं ऐसा मामला। हाँ दिया जा सकता है, याद आ गया। तो भाई क्यों खोला, क्यों इसको? नहीं भाई, मैं तो दिमाग से निकलवाना है ना, याद तभी होगा जब आप मतलब कोशिश करो कि नहीं बिना खोले किसी को याद आ रहा हो, तभी इसका सुना नहीं होगा ज्यादातर लोगों ने। हो गई, PH3 भी एग्जिस्ट करता है, PCl3 भी एग्जिस्ट करता है। PCl5 और PH5 में ये बात सूट करेगी जहां एक्साइट कराना है। PH3 में तो एक्साइट ही कुछ नहीं कराना। बोरोन B, उसमें कुछ एक्साइट करा रहे हैं, करा तो रहे हैं। BH3 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, उसका वजह अलग थी बेटा, उसमें वो डाइमर बन जाता था, डाइबोरेन बनाना बॉन्ड। और BCl3 और BF3 में था कि अंदर ही अंदर बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए वो एग्जिस्ट करते, वहां ये रीजन ये भी पता होना चाहिए भाई। तभी मैंने कहा इस रीजन के लिए क्वेश्चन फ्रेम करो, ठीक है। एनीवेज, गुड प्रैक्टिस, गुड एक्सरसाइज, जो भी मैंने कराया था बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ढूंढेंगे सब अपनी कॉपीज में। सो ये आ गया मेरे पास, ये भी कर लेंगे आप। तो +4 +6 के कंपाउंड ज्यादातर कोवेलेंट होते हैं, नथिंग न्यू फॉर अस, ये आपसे हो जाएगा। अब आ जाते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। अति हो गई है बार बार बात करके, जो बातें कर ली वही रिपीट है। हाइड्राइड्स, देयर यू गो, चेक एंड टेल मी। सारी वो प्रॉपर्टी जो मैं अभी नाइट्रोजन फैमिली के लिए लिखवा के आई, मैंने यहां कुछ लिखी है, कुछ आपसे पूछनी है। बॉइलिंग पॉइंट और उसका और इसका कंपेयर करो आज वाला। मैंने अमोनिया सबसे पहले लिखवाया था, क्या किया था, बॉइलिंग की बात कर रही हूं। और एक में मैंने पलटा था जो आप लोगों ने शायद करेक्ट भी कराया था। यहां फॉर्चुनेटली एक फायदा है, सेम है, बॉइलिंग मेल्टिंग ऑक्सीजन फैमिली में डिट्टो सेम है, वो पैकिंग वाली बात आई नहीं जो अमोनिया में आ गई थी। यहां कोई फर्क नहीं है। वाटर आउट ऑफ द वे सबसे ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की वजह भी इसकी यही है, और बाकी के
आपके सामने है। H2S सबसे पीछे, H2O सबसे आगे। तो ये तो रेपिटेशन हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। थर्मल स्टेबिलिटी सेम, नो चेंज। बॉन्ड किसका जल्दी टूटेगा? सबसे नीचे वाले का, वो सबसे कम स्टेबल होगा। वाटर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा? टेल्यूरियम हाइड्राइड। इसको मैं ऑक्सीजन का हाइड्राइड भी बोल सकती हूँ, नहीं, हाइड्रोजन का ऑक्साइड। पीछे किसको बोलते हैं? नेगेटिव वाले को। तो ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, बट ये टेल्यूरियम का हाइड्राइड है। जो नेगेटिव है वो सरनेम में आता है, वो डेरिवेटिव होता है। एनीवेज, रिड्यूसिंग एजेंट में आप मेरे को बता पाओगे टेल्यूरियम का हाइड्राइड? राइट, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। मैं मतलब ट्रस्ट कर रही हूँ जो दो चार गर्दनें हिल रही हैं बाकियों के लिए भी, क्योंकि आज ही पढ़ाया है। बॉन्ड एंगल सेम, वही जो पिछले ग्रुप में था। 107 से 93 गए थे, यहाँ 104 से 92। एंड नीचे वालों के तो ऑलमोस्ट बराबर से हो जाते हैं। बिना पन्ने पलटे बताना, पिछले ग्रुप में मैंने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में किसको एक्सोथर्मिक बताया था और किसको एंडोथर्मिक? सिर्फ अमोनिया था एक्सो, बाकी थे एंडो। यहां पर दो दो एक्सो हो गए, वाटर भी और H2S भी, और एंडो में बाकी नीचे के दो पोलोनियम तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। हाइड्राइड जो पीछे मेरे को 3 स्लाइड्स में कराने पड़े या 2 में, वो मेरी तरफ से एक ही स्लाइड में, एक ही चार्ट में हो गया। ऑक्साइड्स, ये थोड़ा सुन लीजिए, कुछ खास नहीं है बट स्टिल क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं। ऑक्साइड्स की दो ही कैटेगरी बनेंगी, इसमें भी पिछले ग्रुप में भी दो ही बन रही थी, सल्फर, सेलेरियम, टेल्यूरियम। मैंने ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा? ऑक्साइड है, राइट। तो यहां ऑक्सीजन का ऑक्साइड कोई पूछ ले तो क्या होगा? ओजोन। कहने को बड़ा ही घटिया सा क्वेश्चन है, बट कहने को कह सकते हैं ऑक्सीजन का ऑक्साइड कौन होगा? ओजोन। तो जस्ट वैसे ही बोल दिया मैंने, अदरवाइज अब ऑक्साइड को लेके कुछ नहीं बचा मेरे को जो मैं नया ला सकूं, सारा पिछला रिपीट है। फिर भी कुछ तो ऐसी चीज एनसीईआरटी में मिल जाती है जो थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ये दोनों गैसेस हैं, फेमस गैसेस हैं। बाकियों के लिए गैसेस बोलने से पहले सोचना, मैं ये नहीं कह रही कि SO3 गैस नहीं है, बट ये दोनों गैसेस हैं। तो ऑक्सीजन और सल्फर के केसेस जितने देखोगे वो गैशियस मिलेंगे। सेलेरियम का ऑक्साइड सॉलिड है, ये हम भूल जाते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना क्या है? +4, राइट। सारे +4 वाले इकट्ठे लिख दिए, आंसर इट। ये इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, आंसर इट। ये हाइड्राइड्स नहीं है जो हाइड्रोजन टूट रहा है कि नहीं टूट रहा ढूंढो, वो ऑक्सा एसिड में था। ये मैंने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का ट्रेंड लिखा है। वाई? जसकरण, गर्वित, विदित, कोशिश करो आंसर की। सहज, नवनीत, क्यों रिड्यूसिंग है? रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, क्यों? खुद ऑक्सीडाइज हो सकते हैं बड़े आराम से +6 में। इसकी जान निकलेगी +6 में जाने में, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसलिए सबसे पीछे आया रिड्यूसिंग में। वही इनर्ट पेयर इफेक्ट अब बताया नहीं, इस फैमिली में मैंने आपको दिखा दिया भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, टेलीरियम +6 नहीं दिखाएगा। ये क्वेश्चन में +2 में नहीं पूछ सकती थी। आपको पता है जब मैंने शुरू किया तो मैंने कहा था इनर्ट पेयर इफेक्ट आप कंपेयर करोगे किधर लगता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट इन दोनों में लगता है। तो +4 से +6 में जाने में जान निकलेगी नीचे वाले मेंबर्स की। तो ये चीज आपको खुद को अब पकड़नी है। मैंने तो जस्ट बता दिया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको आता है, अब सवाल बदलते जाएंगे। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑफ कोर्स टेलीरियम +4 में है, बताना, चेक करना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। +2 में तो चला ही जाएगा, ठीक है, कोई नई बात नहीं बोल रही मैं। आईपी इफेक्ट नहीं लगेगा वैसे इस पे लॉजिकली, आईपी इफेक्ट नहीं लगना चाहिए, चेक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? किसी को ऑक्सीडाइज करना, खुद का क्या करना? रिड्यूस। तो +4 से +2 में जाने में तो हर कोई रेडी है, जा सकता है। तो ये आईपी इफेक्ट लॉजिक नहीं था इसमें। EO2 और EO3 सारे एसिडिक ही हैं। इस ग्रुप के ऑक्साइड्स आर एसिडिक जनरली, क्योंकि नॉन मेटल्स हैं शायद, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी यहां समस्या आएगी। मैंने 3 ऑक्साइड आपको दिए, एसिडिक नेचर, ये भी वैसे हम कर चुके हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता जाता है एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है, या जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है ऑक्साइड्स की, एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। आप देखें पूरा का पूरा रेपिटेशन है ग्रुप,
नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली डुप्लीकेट है, तो आप एक चीज को दोबारा सुन रहे हैं। ये स्लाइड के लिए मेरे को ऑक्सीजन फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपको पी ब्लॉक शुरू होते ही कहा था। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के ऊपर क्वेश्चन ना आए, एसिडिक बेसिक ऑक्साइड्स के ऊपर क्वेश्चन ना आए, ऐसा नहीं हो रहा। ऑक्साइड्स कुल मिला के दो तरह के होते हैं, सिंपल ऑक्साइड्स और मिक्स्ड ऑक्साइड्स। क्या मतलब है इसका? मिक्स्ड का मतलब कोई और चीज मिक्स है? नो। सिंपल ऑक्साइड्स जहां पर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? +4 कार्बन की। सल्फर डाइऑक्साइड में क्या है? +4 सल्फर की। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं P2O3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 या +5, मैं जो भी दोनों वाले दे दूं। जिसमें एलिमेंट ई की ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही होती है, वो सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं। आपने आज तक जितनी केमिस्ट्री पढ़ी, एक रेडॉक्स चैप्टर छोड़ दूं तो सारे सिंपल ऑक्साइड्स पढ़े हैं। लेकिन मिक्स्ड ऑक्साइड कौन होते हैं? जिनमें ऑक्सीजन की जिनमें एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट एक के बजाय 2 या 3 होती हो। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? जैसे कि ये सारे डी एंड एफ ब्लॉक में आएंगे, इसलिए मैंने कहा आज तक जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ी, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक में ये मिलने वाला है आपको। मैंने आपको आयरन, ऐसी बात नहीं है और जगह भी है, लेड में दिख रहा है मुझे, बट Pb3O4 ये लेड का एक ऑक्साइड है। ये लेड सल्फेट और लेड को लेके हमने +2 में किसी चैप्टर में कुछ पढ़ा है? लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 कन्वर्जन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन में नहीं आया। वो जो बैटरी थी, कार बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, लेड सल्फेट, लेड की ग्रेड्स वगैरह ही थी उसमें। एनीवेज, Pb3O4, अगर आप देखो इसमें एल्जेब्रिक मेथड से मुझे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। फ्रैक्शनल आएगी पक्का। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट रेडॉक्स, एक ही चीज रह गई थी रेडॉक्स की जो नहीं आई, वो अब आ गई। वो एवरेज होती है, मतलब कुछ लेड तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में, कुछ लेड इस ऑक्सीडेशन स्टेट में, इनका मीन एवरेज रिपोर्ट कर दो, वो फ्रैक्शनल आता है। तो यानी कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है? यहां कितनी दी आपने? 8/3 दी बच्चों, जो दे रहे हो मान रही हूं चुपचाप। यहां भी आयरन की 8/3 आएगी। मैंगनीज की बताना कितनी आएगी? गुरतेज कितनी आएगी? ये भी 8/3, क्योंकि सारे 4 4 4 दिखाई दे रहे हैं। ये भी 8/3। इन सब में पक्का मेटल अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है। लेड भी दोनों में है, एग्जिस्ट करता है, आपको बड़े अच्छे से पता है। आयरन भी इन्हीं दोनों नहीं, मतलब +2 और +3 में एग्जिस्ट करता है। मैंगनीज तो बहुत सारों में एग्जिस्ट करता है, मैं भी वो लिख नहीं सकती कि डी ब्लॉक पढ़ना ही यही है कि मैंगनीज की 5 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, +7 भी है, +6 भी है, +5 भी है, बहुत सारी हैं। तो वो मैं भी लिख नहीं रही यहाँ पे। तो ये सारे ऑक्साइड्स क्या कहलाएंगे? मिक्स्ड ऑक्साइड। और सिंपल ऑक्साइड आपके सामने मैंने दे दिए। सिंपल ऑक्साइड की कैटेगरी, न्यूट्रल तो पूरी हो गई मेरी, और एसिडिक बेसिक आज पूरी हो जाएगी, या अभी ये चलती रहेगी, डी एंड एफ ब्लॉक में और भी आएंगे। एक अभी कंट्रोवर्शियल लाइन मैंने लिखी भी है, वो हम डी एंड एफ ब्लॉक में करेक्ट करेंगे। सो यहां पर मेरे पास ऑक्साइड पूरा 2 साल का इकट्ठा हो रहा है। पीरियोडिसिटी चैप्टर, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक, सबके ऑक्साइड को मैंने ऑक्सीजन फैमिली में डाला है। इसी वजह से 8-9 स्लाइड्स बनी है, वरना इतनी भी नहीं बननी थी, क्योंकि मैं पढ़ाऊं क्या इसके बाद, खत्म ही था। सो अब अगर आप देखें, ये ऑक्साइड्स की लिस्टिंग जो होगी वो इन कैटेगरीज में होगी। आपके पास चारों ऑक्साइड्स होने चाहिए, सिंपल के और मिक्स्ड के, जो भी एग्जांपल है वो होने चाहिए। मिक्स में एक आधा और आएगा, ज्यादा नहीं आएंगे। अब एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जब आखिरी बार बात हो रही है तो एक बार दोबारा कर लेते हैं। एसिडिक ऑक्साइड आप कहते किसको? सब बोलते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड को, गलत है। एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके कोई ना कोई एसिड बनाए, जनरली तो यही डेफिनेशन है। तो सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक हैं? यस। या सिर्फ नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक हैं? गलत। यही असर्शन रीजन की स्टेटमेंट जो आप कहते हो आते हुए गलत होता है। फिर से बोल रही हूं, स्टेटमेंट क्या बोली मैंने जो गलत कह रही हूं। एसिडिक ऑक्साइड्स आर ओनली नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नो वेज। और भी एसिडिक होते हैं, चेक। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स तो होंगे, लेकिन कुछ मेटल्स जो अभी आपके सामने नहीं आए हैं, डी एंड एफ ब्लॉक। कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं, और आज आपने एग्जाम्पल भी देखा है, जिनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एसिडिक होती हैं। कब से मैं आज चला रही हूं कि SO3 के SO2 कौन सा ज्यादा एसिडिक? SO3, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है।
फॉर्चुनेटली नॉन मेटल्स की बात हुई तो मेरे को वो लाना नहीं पड़ा। जैसे ही आप डी एंड एफ ब्लॉक में जाएंगे, आप +7, +6, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे। ये इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं कि मेटल के ऑक्साइड होने के बावजूद भी वो एसिडिक ऑक्साइड्स की कैटेगरी में आएंगे। और आपने K2Cr2O7, KMnO4 के साथ बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम सब देखा है। तो उस साइड हम आएंगे। ये तीनों के तीनों ऑक्साइड मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूं, दे कैन बी एसिडिक ऑक्साइड्स। मैंगनीज, क्रोमियम, ये एसिडिक ऑक्साइड की कैटेगरी में आप आते हैं। कई बार एक आधे में कंफ्यूजन है, वो एनसीईआरटी में डी एंड एफ ब्लॉक हम चेक करेंगे तब बात करेंगे। तो ठीक है, मान लिया डुअल बिहेवियर हो गया मेटल के ऑक्साइड्स का, कहीं तो वो बेसिक में दिख रहे हैं, कहीं वो एसिडिक में। तो कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स जो एम्फोटेरिक बिहेव कर सकते हैं। यहां पे अब डुअल का मतलब क्या है, जरूरत पड़ने पे कुछ भी। उनकी लिस्ट ये रही। मेरे को यहाँ एक गड़बड़ केस दिख रहा है V2O5, ये लास्ट ईयर भी डिस्कस हुआ था, बच्चों ने ही करेक्ट कराया था। तो करेक्टेड है मेरे पास, मतलब अगर मैं पिछले साल की स्लाइड खोलूं तो उसमें करेक्टेड मिल भी जाएगा, बट आई एम लिविंग इट टू अस, क्योंकि ये मेरे को बहुत हेल्पफुल रही थी चीज लास्ट ईयर। ये जितनी भी चीजें करेक्शन में आई थी, फॉर्चुनेटली किसी ना किसी शिफ्ट में आ गई थी। तो आई एम प्लेइंग दैट थिंग अगेन कि शायद आ जाए। तो V2O5 मैंने दोनों साइड लिखा है। मैंने ऊपर भी लिख दिया एसिडिक हो सकते हैं, और मैंने एम्फोटेरिक में भी लिख दिया। तो चेक करेंगे इसको हम कि क्या है। एक बार निगाह मारिए। सिर्फ 3-4 हैं जो आपने नहीं देखे। वो आपका क्रोमियम हो गया, वो आपका वेनेडियम हो गया, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक, जिंक हो गया। जिंक तो शायद 10th क्लास में बात की हुई हो कि जिंक तो एम्फोटेरिक में आता है, शायद जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम तो भाई एक ही तो एग्जांपल देके भेजते हैं एम्फोटेरिक का, Al2O3। अब इसमें तुम लोगों की लिस्ट देखना। इसमें मैंने वो लास्ट क्लास में अभय जो तुमने लिखवाया था, बेरिलियम लिखवाया था, क्या लिखवाया था लास्ट क्लास में? दो ऑक्साइड और थी, तुम्ही से एनसीईआरटी में मैंने पूछा था, ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 के वो दोनों हैं, ये तो सॉरी ग्रुप एस ब्लॉक है बेरिलियम। तो क्या लिखवाया था? हाँ, है इसके लिस्ट में बच्चों, देखो मुझे नहीं सारा दिखता है। और एल्यूमिनियम भी लिखो, एल्यूमिनियम नहीं छोड़ो, वो तो वैसे ही होता है। तो लास्ट क्लास का कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा तो अब आपकी लिस्ट बननी शुरू हो जानी चाहिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। इसमें मैंने डी एंड एफ ब्लॉक के भी डाल दिए हैं। इक्का दुक्का रह रहे हैं, वो आ जाएंगे, बट अब आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड क्लोज होते हैं। SnO2 है इसके अंदर, और PbO2 भी है। तो बस यही देख लेना, आपके पास वो सारे ऑक्साइड होने चाहिए एम्फोटेरिक में जो अब तक हम लिस्टिंग कर रहे हैं। यहां पर एक दो ऐड होंगे, ये दिमाग खुला रखिएगा। सो टू क्लोज द क्लास, उससे पहले ऑक्साइड्स को लेके पीरियोडिसिटी चैप्टर में ट्रेंड्स क्या पूछते हैं, क्योंकि मैं पीरियोडिसिटी नहीं पढ़ाने वाली हूं, इसलिए मैं सारा पीरियोडिसिटी का आज ले आई। ऑक्साइड्स का अक्रॉस द पीरियड ट्रेंड देखिए, बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक। यहां से क्या शुरू होता है? सोडियम। मैं ग्रुप पीरियड 3 की बात कर रही हूँ। सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम। चेक। एम्फोटेरिक किसके नीचे आया देख लेना। सिलिकॉन ऑक्साइड मैंने कभी भी एम्फोटेरिक में नहीं लिखवाया, और लास्ट क्लास में भी बोला था मेटलॉइड सोच के इसको कहीं एम्फोटेरिक में मत डाल देना। तो ये वाले बेसिक इधर एम्फोटेरिक, और इधर आ गए एसिडिक। ये अपना अगली क्लास में आई जाना है हेलोजन फैमिली में। तो कवर तो हो ही गया एक तरह से हेलोजन फैमिली में। ऑक्साइड पे तो कुछ बात ही नहीं करने वाले, ऑक्साइड तो आज क्लोज कर दिया। लेकिन एस ब्लॉक हम कब पढ़ेंगे पता नहीं। इसी के बाद डी एंड एफ ब्लॉक और एस ब्लॉक का इकट्ठा टेस्ट लूंगी। जो डी एंड एफ ब्लॉक होगा उसके साथ एस ब्लॉक जोड़ेंगे। लेट्स सी क्या जोड़ेंगे, खैर अभी इट्स टू अर्ली, आप लोगों के हालात से पता चलेगा। डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीज होती है। चेक, क्या बोल दिया मैंने? इत्मीनान से फास्ट बोल दिया, इसलिए देखो एस ब्लॉक में जैसे जैसे मैं नीचे जाऊं बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। यस, मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक। नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। सारे सबको पता है कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो मैंने अगर लिथियम फैमिली लिख दिया तो अंडरस्टूड है बेरिलियम फैमिली का भी सेम ही आएगा। मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तो नहीं लिखने वाली। एक का आ गया तो अंडरस्टूड है दूसरे का आ गया, कुछ तो डीपीपी के लिए भी छोड़ूंगी। ये देखना बच्चों, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। और अब मैंने सारे कवर कर लिए। N2O3 भी कवर कर लिया, शायद कोई छोड़ा तो नहीं ना? 5 ही होते हैं। न्यूट्रल और एसिडिक, मोस्ट एसिडिक कौन सा इसमें?
क्यों? ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता लग रही है मेरे को और ऑक्सीजन कंटेंट भी पता लग रहा है मेरे को, ज्यादा होगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर सर्टेनली ज्यादा होगा। कुछ केमिकल बॉन्डिंग से ऑक्सीजन रिलेटेड चीजें, ऑक्सीजन फैमिली चल रही है। O2 पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि उसके एमओटी डायग्राम में पाई स्टार 2p y और पाई स्टार 2px में 1 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, आज मैंने ये सवाल नहीं पूछा तुम लोगों से कि O2 एग्जिस्ट करता है बट S2 एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? वो S8 की तरह एग्जिस्ट करता है। अगर सल्फर S2 की तरह एग्जिस्ट किया वो भी पैरामैग्नेटिक होगा। ये एक स्टेटमेंट मिलेगी आपको कि S2 इज पैरामैग्नेटिक, यस, क्योंकि O2 इज पैरामैग्नेटिक। सेम ही रहेगा एमओटी के हिसाब से अनपेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, सल्फर इज नॉट पैरामैग्नेटिक, क्योंकि सल्फर S2 की तरह थोड़ी एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 की तरह एग्जिस्ट करता है। वो सॉलिड होना, पाई बॉन्ड ना होना, वो सब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि एक ग्रुप में करा दिया, बाकी मेरी डीपीपी में जरूर होगा। डीपीपी मैंने 8 पेज की इसलिए दी कि मैं कुछ भी आपके पास्ट ईयर के भरोसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि पास्ट ईयर में इधर उधर फैला दिए हैं क्वेश्चन, पी ब्लॉक के बॉन्डिंग और रेडॉक्स और उसमें मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए ऑक्सीजन को लेके इंफॉर्मेशन। ऑक्सीजन हमेशा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाउ कैन वी फॉरगेट दिस? ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हर चीज का ऑक्साइड बनाता है। लेकिन वही बात है, कहीं पर भी कुछ भी इंटरेस्टिंग है तो पहले एनसीईआरटी पकड़ती है उसको। ऑक्सीजन हमेशा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिएक्शन देखना बच्चों, क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है मैंने लिखा हुआ है, लेकिन वैसे बताना क्या हो रहा है। चेरी, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक बात है। ऑक्सीजन O2 पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, या कह लो दोनों का ऑक्टेट पूरा है, अच्छा खासा स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी O2 मॉलिक्यूल की मिलेगी आपको अगली क्लास में, जब मैं नोबल गैस से इसको कंपेयर करूंगी। O2 की कोई मेरे को आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे तो क्या प्रॉब्लम है? O2 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना। आपको केमिकल बॉन्डिंग में मैंने O2 प्लस का, O2 माइनस का, O2 2 माइनस, सबके बॉन्ड ऑर्डर निकलवाए हैं। तो इसका क्या मतलब था? मैंने हमेशा बताया O2 प्लस, आप किससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो? एंटी बॉन्डिंग से, पक्का ज्यादा स्टेबल होगा। तो O2 प्लस है, O2 प्लस का मतलब है उससे आप कैटायन बना रहे हो, O2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। ओके जी, किसी से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, O2 किस में कन्वर्ट हुआ? O2 प्लस में। इसने खुद का क्या किया? ऑक्सीडेशन। सामने वाले का क्या किया? ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकता है। पहले तो हम लाइन देते हैं O2 इज ऑलवेज अ गुड, ऑलवेज, ऑलवेज सोचो लिखा है, always oxidizing agent, but in this particular case I checked, O2 reducing agent भी बन सकता है। तो कल को स्टेटमेंट असर्शन रीजन आए, क्यों असर्शन रीजन में हम डरते हैं? हमें नहीं पता वो पूरी स्टेटमेंट जो लिखी है सब स्पेशल केसेस को इंक्लूड करके लिखी है कि नहीं, पढ़ा हुआ होगा तो पता होगा। सो यहाँ पे ये बात आ जाएगी सबके पास। तो यहाँ आज और नहीं पढ़ा रही मैं, अगली स्लाइड ऑक्सा एसिड्स की है, नेक्स्ट क्लास में पकड़ेंगे इसको।